हेलो बेटा, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 5 में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया था वो आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाइए, है ना। आज थोड़ा सा टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बच्चा फर्स्ट टाइम, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं वो कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो फर्स्ट टाइम +1 में डिटर्मिनेंट के बारे में नाम सुना होगा आज, है ना। तो उस मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जेई के क्वेश्चन तक ले जाना चाहता हूँ आज का लेक्चर, ठीक है। और जिस बच्चे ने +2 का, जो बच्चा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर देख रहा है, उस वो क्या करना, आधे घंटे ना वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, जो डिटर्मिनेंट वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है जो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना, कोई +1 का बच्चा जो बेसिक से हमारे को करवाना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। चलो आगे चलें। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे जाओ, एक साथ लिखना एपेक्स मैथ जेई, और वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए। जैसे मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे बेटा, तो आपको रेस्पेक्टिव कोर्स में जो आपको कोर्स चाहिए, 10th 11th 12th और 13th के लिए, उसमें जाके आप अपना इनरोल हो सकते हो। और बहुत जल्दी हम लोग एक और कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, है ना, मार्क्स बूस्टर कोर्स। तो उस कोर्स के हिसाब से आप भी इनरोलमेंट ले सकते हो, है ना। वो स्पेसिफिक डिजाइन फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th, राइट। चलिए आगे चले। तो अभी तक जो जो टॉपिक हमने कर रखा है वो कुछ टॉपिक इस तरीके से था, कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेके डिस्टेंस फार्मूला, सेंट्रोइड, इन सेंटर, है ना, सरकम सेंटर, ये सब ऑर्थो सेंटर वगैरह हम कर रखे हैं। अब यहाँ तक आ गया, अगला टॉपिक जो है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उससे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल में जाने से पहले, मेरे को ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा ना, जो हमारा का जरूरत है वो अपने को कर लेना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करें लेक्चर, उससे पहले सब लोग जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाइए। देखो, बहुत सारे टॉपिक अभी पेंडिंग है, इसमें एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। इससे आज एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, देख रहे हो, 26 टॉपिक जो है आगे का, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, PYQ का भी आज। खैर, अब देखो अप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट शुरू करते हैं। चलिए सब लोग सेटल डाउन हो जाइए जल्दी से जल्दी। तो बेटा डिटरमिनेंट होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, डिटरमिनेंट है क्या सर। तो ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट क्या है। जैसे तुमने 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया होगा, 10th के अंदर ये वाला मेथड किया था क्या सबने, है ना। जैसे टू टू लीनियर फंक्शन है, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, है ना। इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो x इक्वल टू आता था ये वाला, अगर याद हो तो 10th में ये काम कर रखे हैं हम लोग। x इक्वल टू B2C1 माइनस B1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। वैसे ही y इक्वल टू, ये वैल्यू y की आती थी। अब ध्यान से देखो, जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है सर, A1B2 माइनस A2B1। तो ये आया कैसे, तो ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। वो डिटर्मिनेंट कौन सी है, तो ये वाली है। वो डिटरमिनेंट क्या है, ये वाली है ना। जैसे अब ध्यान से सुनना, जैसे होता क्या है कि हम लोग जब +2 में जाएंगे, तो एक चीज आएगी मैट्रिक्स। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और एक होता है डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से देख लो, मैट्रिक्स, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकालते, क्योंकि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। इट इज एन अरेंजमेंट। अब बोलोगे सर ये क्या है, इट इज एन, मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर देख रहा है, बिल्कुल +1 में फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहा है, और वो आज तक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा ही नहीं है ना सुना है, उस बच्चे के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से आगे चल रहे हैं। जिस बच्चे ने ये सब पढ़ रखा है, वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना आधे घंटे के लिए, जहां से एरिया शुरू हो वहां से मूव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इट इज एन अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे ऐसे सोचो कि मेरे पास ना स्टेशनरी की 2 3 शॉप है, शॉप 1, शॉप 2। ध्यान से सुनना, शॉप 1 और शॉप 2, ठीक है। तो स्टेशनरी की शॉप है, मैं वहां पे एक बंदे को बैठा रखा हूँ, उसको बोला हूँ कि जो सेल होना है यार वो आप लिख लेना,
जो सेल हो वो लिख लेना, ताकि कल को हम कैलकुलेट करके देखें कि सेलिंग कैसे जा रही है हमारी। अब वो बंदा बेवकूफ, वो क्या किया, मान लो हमारे पास स्टेशनरी की शॉप थी, एक पेंसिल कितना सेल हुआ, बुक्स कितना सेल हुआ, और पेन कितना सेल हुआ, ये उसको बोला था लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर तारीख दे दिया, मान लो आज 4/4, है ना, 5/4, ऐसे करके कि भैया ऐसे लिख लेना। उसको एक फॉर्मेट बना के दे दिया। लेकिन वो कैसे लिख रहा है, वो इस तरीके से लिख रहा है कि आज 2 पेन सेल हो गया, 2 लिख लिया, 3, 5, 7, जो सेल होता गया ना वो ऐसे लिखता गया। मैं शाम में शॉप पे आया अपने को 2 दिन 3 दिन बाद, तो ये डेटा हमारे के सामने आया। क्या इससे कुछ आप लगा सकते हो अनुमान कि चल क्या रहा है? ये क्या है, ये कोई डेटा नहीं है, ये रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है। इससे हमारे को ना कुछ, ना तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या सेल हुआ है। बात समझ में आई? तो अपन क्या किए, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के देने की कोशिश की कि भाई साहब ऐसे नहीं देने, क्योंकि ये तो अरेंजमेंट है ही नहीं यार, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अपने को कि क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट देते हैं। अरेंजमेंट किस तरीके से, तो उसको एक अरेंजमेंट बना के दिया कि भाई साहब आपको इसी अरेंजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 4/4 को मान लो एक पेन सेल हुआ, 2 बुक सेल हुआ, है ना, 3 पेंसिल सेल हुआ, ऐसे। बात समझ में आ रही है? फिर 0, 4, 5, 5, 6, 7, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। तो अब ऐसे ही शॉप 2 पे भी सेम अरेंजमेंट हमने दिया, ताकि मेरे को अब पता चले पेन, बुक, पेंसिल, पेन, बुक, पेंसिल। अब वो यहाँ पर 1 2 3, है ना, 4 0 5 2 3 7, ऐसे कुछ लिख रखा है, राइट। अब ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को देख के मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी सेल कैसे जा रही है, मेरी शॉप कैसे चल रही है। बात समझ में आई? तो मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। वी कांट फाइंड इट्स वैल्यू, है ना। इस अरेंजमेंट से आप क्या वैल्यू निकालोगे? आप रिसर्च कर सकते हो, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बेटा इस डब्बे से। इसके अंदर जो भी होगा एलिमेंट बैठा होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट बैठे होंगे। बात समझ में आई? खैर, अब ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट नहीं होता, डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। बात समझ में आई? डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इसको पहला डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से, डिनोटेड बाई डेल्टा। अगर मैं बोलूं डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर A11, यहाँ पर A12, है ना, फिर A21, A22। अब ध्यान से देखो, ये क्या है सर, फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकंड रो है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। क्लियर हुआ? ये कॉलम नंबर 1, और ये है वैसे ही कॉलम 2। बात समझ में आई? अब देखो ये क्या है, A11 क्या है सर, तो A11 एलिमेंट है बेटा। A11 क्या है, एलिमेंट है। A11 क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है, इस पोजीशन का। पोजीशन कैसे डिसाइड किया, A11, तो जो पहला वाला 1 है वो होता है रो के लिए, और दूसरा 1 जो है वो है कॉलम के लिए। बात समझ में आई? मतलब ये जो एलिमेंट है ना सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। बात समझ में आई? तो डिटर्मिनेंट हमेशा, पहली चीज, डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी वैल्यू होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। मतलब 2x2, 3x3, 4x4, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तभी डेल्टा डिफाइन होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? मान लो एक डेल्टा है हमारे पास, यहाँ पर A1, A2, B1, B2। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब प्लस वाला A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B2 के साथ, माइनस A2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B1 के साथ। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ ये? इस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट क्या, स्केलर क्वांटिटी है, वी फाइंड इट्स वैल्यू। बट मैट्रिक्स स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, इट इज एन अरेंजमेंट, वी कांट फाइंड इट्स वैल्यू। बोलो समझ में आया यहाँ तक? आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर इज नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जितने ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या है, 2x2, है ना, ऑर्डर 2x2 है। बात समझ में नहीं आया? तो नंबर इटसेल्फ मतलब सिर्फ रो या कॉलम बोल दो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल है। बात समझ में आई? इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्रॉस, इस तरीके से। तो ये हो गया A1 B2 माइनस B1 A2। यही हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। बात समझ में आई नहीं? A1 B2 माइनस B1 A2। बात समझ में आई? और A1 B1 A2 B2 क्या एलिमेंट्स है, कहाँ का सर? अगर मैं इसका पोजीशन बताऊं
तो ये है सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आ रहा है समझ में? पोजीशन है ना, पोजीशन लोकेशन कहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन, अगर मैं 3 by 3 डिटरमिनेंट, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 by 3 का है। तो इसकी जब वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। फिर से वापस, अगर 2 by 2 था, अगर 2 by 2 था A1 A2 B1 B2, तो हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? तो देखो A1 × B2 प्लस साइन वाला, फिर माइनस A2 × B1, ऐसे करते थे ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ चलेगा, लेकिन सिनेरियो क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब गौर से देखो, पहले A1 लिया, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होता था। देखो जब तुम A1 लिख रहे थे ना, तो A1 वाली रो और A1 वाली कॉलम को भूल गए थे हम लोग। A1 जब लिख रहे थे तो A1 वाली रो इसके लॉन्ग, A1 रो और A2 क्या बचा, B2 को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर वैसे ही है, जब तुम A1 लिख रहे हो ना, तो A1 वाली रो और A1 वाली कॉलम को भूल जाओ, बचा क्या, B2 C2 और B3 C3। आया समझ में? फिर माइनस का B1 है, तो माइनस साइन के साथ B1, और B1 वाली रो और B1 वाली कॉलम को भूल जाओ, B1 वाली रो और B1 वाली कॉलम को भूल जाओ, तो क्या बचा, A2 A3 और इधर C2 C3। आ रहा है समझ में? फिर प्लस का C1 जब लिख रहे हैं अपन, तो C1 इक्वल टू क्या लिखोगे, A2 A3, मतलब C1 वाली रो और C1 वाली कॉलम भूल जाओ, तो ये बचेगा ना बेटा, ये वाला। आ रहा है समझ में? ये वाला। तो A2 B2 और A3 B3, ये हो गया। तो ये डिटरमिनेंट फिर वापस कैसे निकालेंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे 2 by 2 में एंट्री मार दी है, तो ये और ये वापस से ये ऐसा, और इधर इस तरीके से। बोलो सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, उधर से तो A1 आ गया बाहर, और इधर से क्या होगा, B2 C3 माइनस B3 C2। फिर देखिए माइनस का B1 है, माइनस का B1, फिर A2 C3 माइनस C2 A3, फिर अगला प्लस का है C1 के साथ कौन कौन है, A2 B3, फिर माइनस का B2 A3। ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा, मतलब इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यू कुछ अच्छी आएगी, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, राइट। आगे चलें, आगे देखो। तो कुछ बेसिक चीजें अब इसके अंदर दिमाग में रखाओ कि माइनर क्या होता है सर। माइनर एंड कोफैक्टर, इसका यूज है एप्लीकेशन के अंदर। इसका माइनर कोफैक्टर हमारे को आना चाहिए। बात समझ में? एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 लाइंस आर गिवन, है ना। अगर 3 लाइन गिवन हो, वर्टेक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइन अगर गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, इफ द 3 इक्वेशन ऑफ लाइन आर गिवन, देन उसमें कोफैक्टर का कंसेप्ट लगता है बेटा। तो अपने को माइनर कोफैक्टर भी समझ में आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे चलें। अब देखो माइनर क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं तेरे से बोलूं कि डेल्टा ये है, डेल्टा ये है, तो तुम इसको कैसे निकाले थे, A1 प्लस ऐसे। ध्यान से देखना, मैं सारा कुछ यहीं पर बता रहा हूँ। A1, फिर इसके साथ क्या आया था बेटा, B2 C2 और B3 C3, यही आया था ना। A1 वाली रो और कॉलम को भूल गए थे हम लोग, तो इसके साथ B2 C2, फिर माइनस का, फिर क्या आएगा B1 वाला रो और कॉलम को भूल जाओ, तो B1 वाला रो और कॉलम को भूल जाओ, तो A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3, फिर प्लस का, अगला क्या लिखोगे, प्लस का C1 के साथ, C1 वाली रो और कॉलम को भूल गए तो A2, और रो साइड में B2 और A3 B3। बोलो सही है, A3 B3। अब देखिए ये जो है ना, ये वाला, ये क्या है, माइनर है। ये इसी को बोलते हैं माइनर। कौन से पोजीशन का सर, तो इस पोजीशन का माइनर किसका है, A1 का। माइनर किसका, ये इस पोजीशन का माइनर है। ये जो है ना, ये वाला, ये माइनर है किस पोजीशन का, माइनर ऑफ B1 है। बात समझ में आ रही है? और ये वाला माइनर ऑफ C1 है। आ रहा है समझ में? माइनर ऑफ B1 C1 ऐसे करके। क्लियर है? अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं, तो इसका पोजीशन जो है ना वो क्या है, A11 है। इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये माइनर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। बोलो समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये माइनर किसका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, क्योंकि A1 का जो लोकेशन है बेटा,
वो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है ना ये, तो इसका पोजीशन क्या है M11, मतलब फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है, तो ये वाला है सर। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये वाला जो है वो माइनर है किसका, B1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये माइनर है। ऐसे ही मैं इसका बताऊं तो इसका इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर है, राइट। अब देखो अब है कि यहां तक क्लियर हुआ ही है। फाइंड M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा B1 C1 B3 C3, क्योंकि इस पोजीशन का अगर माइनर ढूंढ रहे हो तो इसका रो और कॉलम को भूल जाइए, तो बचेगा क्या, B1 C1 B3 और C3। बात समझ में आई नहीं, M21 का पोजीशन B1 C1 B3 और C3। अगर ऐसे ही M22 का माइनर पूछा है आपसे, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना, M22 का माइनर अगर पूछा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, कौन से पोजीशन का, M22 सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका इसका पोजीशन पूछा, इसका माइनर पूछा, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको और इसको भूल जाओ तो क्या बचा, A1 C1 A3 और C3। आ रहा है समझ में, इस पोजीशन का माइनर पूछा है ना आपसे, अगर इस पोजीशन का माइनर पूछा है तो इसका रो और कॉलम को आप भूल जाइए। तो भूल जाइए मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, जो बचा वही माइनर है। तो यहाँ पर A1 C1 A3 और C3, A1 C1 A3 और C3। देखो आ रहा है समझ में, ये माइनर हो गया बेटा। माइनर मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, माइनर क्या होता है ना। और को फैक्टर क्या होता है, तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा जी, को फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना वो थोड़ा सा देखना। को फैक्टर इक्वल टू होता है को फैक्टर -1 की पावर I प्लस J MIJ। ये मतलब सर समझा नहीं, जैसे अगर मैं बोलूं को फैक्टर ऑफ CIJ निकालो, मतलब CIJ मतलब आई एथ रो और जेथ कॉलम का निकालो, आई एथ रो और जेथ कॉलम का निकालो, झुक जा, आई एथ रो और जेथ कॉलम का निकालो माइनर, है ना। तो कैसे निकालो, आई एथ रो और जेथ कॉलम, आई एथ रो और यहाँ पर जेथ कॉलम का निकालो, तो इसका क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J MIJ, ऐसा होगा। जैसे कोई पूछे कि बताओ C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट C13 लिखा हूं ना, तो फर्स्ट वाला तो C13 जो पहला आता है वो तो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का को फैक्टर क्या होगा। तो तुम बोलोगे अच्छा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का को फैक्टर पूछा है, मतलब मेरे को आई के जगह पर 1 बैठा रखा है और जे के जगह पर 3 बैठा रखा है, हम लोग हाँ जी, तो 1 + 3 M13 सर, है ना। तो 1 + 3 इवन हो गया, सॉरी 4 इवन हो गया, तो -1 की पावर इवन 1, तो M13 यानी C13 यहाँ पर M13 के बराबर ही है। अगर बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये, हाँ ना। तो ऐसे इस तरीके से, तो देखो को फैक्टर यहाँ पर डिटेल में फिर अब करते हैं। तो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, कोई एलिमेंट है AIJ मतलब आई थ्रो और जेथ कॉलम का कोई एलिमेंट है, इज डिफाइंड एज -1 की टाइम्स द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, वही है, मतलब CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। फिर से देखो एक चीज अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बेटा डेल्टा इक्वल टू ऐसा कुछ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, है ना, और यहाँ पर है A31 A32 और A33, डेल्टा ये है। अब ध्यान से देखो, अगर डेल्टा ये है तो ये प्लस माइनस प्लस, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, A11 और इसके साथ इसका माइनर A11 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, इसी माइनर के हिसाब से लिखता हूँ। माइनर अब समझ में आ ही गया होगा आपको कि माइनर हम किसको बोल रहे हैं, राइट। तो A11 माइनर समझ में आ रहा है ना, माइनर जैसे M11 का माइनर क्या होगा बताओ, M11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ सर, तो बनेगा सर इसका माइनर A22 A23 फिर A32 A33, है ना, ये माइनर होगा, है ना, बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर कोई बोले M12 बताओ, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर क्या होगा, तो इसको
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाए तो क्या बचेगा, A21, A21, A23 और A31, A33। वैसे ही कोई बोले M13 का माइनर बताओ, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट का माइनर बताओ, तो इसको इसको भूल जाओ। तो A21, A21, A22, A31, A32, है ना, ये ऐसा कुछ है ना, ऊपर लिख दिया। अब नीचे देखो हमारे को A11 लिखा है, तो इसके साथ तो इसका माइनर ही लिखूंगा मैं। फिर माइनस का A12 लिखा है, तो मैं फिर इसका माइनर ही लिखूंगा M12। फिर प्लस का A13, फिर इसका माइनर लिखूंगा M13। ठीक है बेटा। अब मैं CIJ निकालता हूँ, CIJ मतलब कोफैक्टर निकालता हूँ इसी पोजीशन का। तो ध्यान से देखना, CIJ जब निकालेंगे तो CIJ क्या होता है, तो CIJ का फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ C11 बताओ, तो बोलोगे अच्छा -1 की पावर 1+1, क्योंकि I के जगह पर 1 है, J के जगह पर 1 है, तो 1+1 2M11। यानी अगर मैं बोलोगे तो बोलोगे सर C11 ही, क्योंकि -1 की पावर इवन है ना, तो M11 है। बोले हाँ ये बात सही है तुम्हारी। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1+2 M12। यहाँ पर तो ऑड आया पावर में, तो माइनस साइन रहेगा, तो माइनस का M12। ठीक है। ऐसे ही C13 क्या होगा, तो तुम लोग सर -1 की पावर I+J, यानी 1+3 M13। फिर पावर में इवन आ गया तो माइनस साइन चला जाएगा, तो ये M13 है। तो अब देखना गौर से, क्या मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल टू A11 M11 प्लस का A12 माइनस का M12, ये माइनस साइन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो उसके साथ लिख दिया, और A13 C13, है ना, C13। तो यहां से क्या हुआ, ये देखो A11, M11 का ही दूसरा नाम C11 था, मतलब A11 अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है। A12 माइनस का M12 है, देखो तो वो अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है। और A13, और A13 भी M1, सॉरी यहाँ पर M13, यहाँ पर M13 लिखो, ऐसे सही है, वो भी लिखा हुआ M13, M13 का दूसरा नाम C13। तो ये हमारा डेल्टा की वैल्यू आ गई। डेल्टा की वैल्यू होती है किसी भी रो के एलिमेंट को उठा लो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उठा लो। बात समझ में, जैसे हमने इस रो के अलोंग चल रहे हैं, है ना, तो इस रो के अलोंग चले तो A11 और इसी का को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई A11 C11 प्लस को फैक्टर के साथ साइन का कोई फंडा नहीं है, A11 उसी का को फैक्टर। मान लो हम इस रो में जा रहे हैं, तो क्या होगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अगर आप इस रो में जा रहे हो डेल्टा की वैल्यू निकालना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो A11 C11, A21 C21, A31 C31, मतलब जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग आप डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हो उसी एलिमेंट का को फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए जिस रो या जिस कॉलम में, और उल्टा सीधा नहीं कुछ करने, रो या कॉलम में ही डेल्टा की वैल्यू निकालना है। बात समझ में आई। तो मेरे हिसाब से को फैक्टर समझ में आ गया होगा कि को फैक्टर क्या होता है ना। आगे चलें अब, आगे देखो बेसिक कुछ यहाँ से। तो जैसे हेयर इज द साइन चार्ट फॉर 2x2 डिटर्मिनेंट, है ना, है ना, तो जैसे देखो 2x2, ये रो 1, ये रो 2 है, और वैसे ही ये कॉलम 1 कॉलम 2 है। तो अभी बताया था प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस। अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो ध्यान से देखना, तो प्लस माइनस इधर लगाओगे, देख से देखिए अभी A1 A2 B1 B2, मान लो इसका कोई वैल्यू पूछा, तो अगर इधर से चलना है रो वाइज, तो मैं तो A1 और इसके साथ क्या लिखूंगा B2, फिर माइनस का A2, फिर इसके साथ क्या लिखूंगा B1। बात समझ में आई। लेकिन मान लो रो वाइज ऑपरेशन चल रहा है, अगर मैं कॉलम ऑपरेशन करूंगा, ये A1 A2 है और ये B1 B2 है, ध्यान से देखना, कॉलम ऑपरेशन चलना चाह रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस साइन कॉलम वाइज उसी तरीके से चेंज होगा। तो A1, ये रो भूल जाओ तो B2। अब माइनस का लिख रहा हूँ, माइनस B1, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो भूलिए, तो B1 A2। देखो सेम ही आंसर आ रहा है ना। बात समझ में आई। तो साइन चेंज होता है एलोंग रो और कॉलम बाय सेम कंसेप्ट, बाय सेम कंसेप्ट, है ना। जैसे इधर प्लस माइनस, तो इधर से भी चलना है तो प्लस माइनस। हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, ये ध्यान रखना बस। ऐसा नहीं कि राइट से लेफ्ट चलने लोगे और साइन वही रख लोगे तो गलती हो जाएगी बेटा। हमेशा लेफ्ट से राइट, है ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, इधर चल रहे हो तो वही साइन आ रहा है, इधर चल रहे तो वही साइन चेंज हो रहा है। बात समझ में आई। तो साइन का ये फंडा है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से। लेकिन अपने को
आगे चल रहे हैं फिर बेसिक अभी और भी। ये देखो, जैसे ये प्रैक्टिस के लिए आपको समझ में आ गया होगा अब। M11 मतलब इस रो का, इस एलिमेंट का को फैक्टर और माइनर निकालना है। तो मैं इसको और इसको भूल गया यार, तो जो बच गया वो माइनर है ना। तो 145 - 1 ये माइनर हो गया। इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम निकाल लेंगे। वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, ये हो गया प्लस माइनस, तो 1 × -1, फिर -4 के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया -1 -20 यानी -21। ठीक है। और वैसे ही को फैक्टर निकालना है तो C21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, और चूंकि ऑड है तो माइनस साइन जीवित रहेगा यहाँ पर। आ रहा है समझ नहीं आ रहा। और M21 तो तुमने निकाल ही रखा है, ये वाला M21 बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। M21, ओह ऊपर वाला तो M11 है ना बेटा, M21 निकालना है। चलिए C21, तो इसका होगा -1 की पावर 1 + 2 M12 बात समझ में आई। अब M12 क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ M12 माइनर ऑफ M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। माइनर ऑफ M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो 1 और ये सेकेंड कॉलम, इसका माइनर निकालना। मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम भूल जाइए, ये वाला रो और ये कॉलम भूल जाइए, तो बचा क्या, 0 -4 4 और -1। बात समझ नहीं आया। 0 M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अच्छा यहाँ पर C21 बोला है ना, हम C12 निकाल रहे हैं। चलिए देखो, M C21 है तो M21 है ना, M21 सॉरी M21 है ना, M21 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालना है अपने को। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। देखो ये रो 2 हो गया और ये कॉलम 1 हो गया, तो इसको और इसको भूलना है। तो क्या बचेगा, -2 3 5 और -1, -2 3 5 -1 बस। तो M21 भी यही बनेगा ना, -2 3 5 और -1, ये आंसर आएगा। बात समझिए, -2 3 और 5 और -1 क्लियर हुआ ये। चलो थोड़ा थोड़ा को फैक्टर तो अब आ गया, को फैक्टर जरूरत पड़ेगी अभी। अब आगे चलते हैं, देखिए ये बस रिवीजन के लिए अब एक बार, जैसे लेट्स द फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द माइनर्स। तो देखो अगर R1 की बात करें, रो है ना R1 और ये C1 है, तो इसका माइनर क्या होगा, 1 3 5 2। वैसे ही इसका माइनर क्या होगा, इस पोजीशन का अगर माइनर कोई पूछे तो 4 3 2 2। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये सारा कुछ वैसे ही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये, बोलो। किसी पोजीशन का, जैसे मान लो इस पोजीशन का माइनर पूछा है, इस पोजीशन का, तो इसको और इसको भूल जाओ तो क्या होगा, 1 4 3 1 बात समझ में आ रही है, 1 4 3 1 आ रहा है समझ में। क्लियर है, किसी पोजीशन का माइनर पूछा हो और को फैक्टर का फॉर्मूला वो लगा देंगे, प्लस माइनस वाला है ना। जैसे -1 की पावर I + J। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ। आगे चलें बेटा, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए, अब है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बातें हो रखी है हमारी, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, बस अब दिमाग फिर से एक बार जल्दी से फटाफट ये कर रखे हैं हम लोग। जैसे कोई डेल्टा है, एक्सपेंशन करना है, A11 A12 A13 A22 A23 A31 A32 A33। एक्सपेंशन करना है तो कैसे करोगे, प्लस माइनस प्लस। तो A11 के साथ क्या लिखोगे, A22, इसका रो और कॉलम को भूल जाओ, A23 और इधर A32 और A33 माइनस A12 आएगा। अब इसके साथ अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग चल रहे हैं तो ये वाला रो ये वाला कॉलम भूलना है, तो बचेगा A21 A23 A31 A33, फिर प्लस अगला आएगा A13 के साथ A21 A31, फिर A22 A32 है ना। इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। बोलो सही है क्या, बोलो सही है, यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक सही है ना। इस तरीके से आंसर बनेगा है ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू अपने को आता है प्लस माइनस करके फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये बातें हमारी हो रखी है, A22 A33 -A23 A32, फिर माइनस का A12, ऐसे ही इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस के साथ, बीच में माइनस साइन है ना। बात समझ में आ रही है। फिर A13, फिर प्लस माइनस के साथ बीच में माइनस साइन आएगा, ऐसे और ऐसे है ना, सेम प्रोसेस। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ बस,
देखो पहला काम, अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, इमेजिन क्रॉसिंग आउट द फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट रो हम लोग जा रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला काम क्या करोगे, जैसे जैसे यहाँ पर -3 है, तो 0 × 11 फिर प्लस माइनस ऐसे चलेगा ना, इस ये माइनर हो गया ना, ये माइनर हो गया, तो यहाँ पर -3 आएगा, ये मिसिंग है, -3 है ना, -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, -3 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहले इस एलिमेंट को पकड़ा, -3 चिपकाया, फिर अपन उसके मैनर में गए, 0 11 और ये वाला है ना, 0 × 11 फिर माइनस साइन ये वाला, फिर अंदर में 180 × -3/4 ये वाला, फिर सेकेंड कॉलम में सेकेंड एलिमेंट के पास गए, 8 के पास, है ना, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग फटाफट। देखो स्टेप 2, अब 8 वाले को ढूंढा, तो 8 वाले के साथ, है ना, इस रो और इस कॉलम को भूल गए हम लोग, है ना, बात समझ में आई, इस तरीके से, है ना, बात समझ में आ रही, वही चीज दोबारा है, आप समझ में आ रहा होगा अपन क्या कर रहे हैं। चलो आगे चलें अब, अगला देखो, ये वाला भी वैसा ही है कुछ, देखिए क्लियर है ये, ठीक है बेटा, आगे चलें अब। ये जैसे देखिए 1/4, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को भूल जाओ, है ना, तो 2 × 180, 2 × 180, यहाँ पर देखिए 2 × 180, है ना, -0 × 4, -0 × 4, और ये 1/4, ये थर्ड वाला है, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना, ये थर्ड वाला स्टेप हुआ हमारा, स्टेप 3, ये सेकंड स्टेप हुआ हमारा, है ना, स्टेप 2, और ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा स्टेप 1, यानी इस एलिमेंट के लॉन्ग फिर दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 फिर स्टेप 2 और फिर स्टेप 3, ऐसा, है ना, बात समझ में आई है, ये जो बातें हमारी हो रखी है। खैर आगे चलते हैं अब, जैसे ये अब क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं है ये हमारा, ये भी हो रखा है, क्योंकि अभी देख लो A1 प्लस माइनस प्लस, तो A1 प्लस का फिर B2C3 माइनस, है ना, ऐसा ना मिला लो, B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस का B1, फिर A2C3, क्योंकि अब इस बार ये और ये बचेगा, A2C3 माइनस A3C2, -A3C2, फिर प्लस का C1, आ रहा है समझ में, प्लस का C1, फिर A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2, यहाँ तक समझ में आया, ये मतलब थोड़ा सा ना बेसिक में ही हम लोग, है ना, ये सब पता होना चाहिए आपको बस। अब एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है ना, जब तुम +1 में हो ना, अगला जब टॉपिक है कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन में भी ये आएगा दोबारा, है ना, स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, बात समझ में आई, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा, और कोनिक सेक्शन में तो भरा हुआ है यार, हर जगह आएगा, ये जनरल फॉर्म है कोनिक सेक्शन का, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को चेक करने के लिए ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करते हैं, राइट। तो जैसे इसका कैसे निकालोगे, देखो ये वाला प्रूफ करते हैं अपन, जैसे ये प्लस माइनस प्लस है, तो कैसे लिखा होगा, A फिर B F और C, फिर माइनस का H G, एक चीज नोटिस किया तुमने, जो रो 1 है वही कॉलम 1 है, देखो AHG तो AHG, HBF GFC, है ना, तो इस तरीके से -HGFC, फिर प्लस का G, और इधर आएगा HG और इधर BF, चलिए यहाँ तक आ गया। अब इसको फिर से प्लस माइनस, तो A × BC माइनस F² माइनस H, फिर से प्लस माइनस, तो HC माइनस GF प्लस G × प्लस माइनस G × HF माइनस BG, सही है यहाँ तक। तो ये क्या बना, मल्टीप्लाई कर लो बस, तो A को मल्टीप्लाई किया BC माइनस AF², पहला तो डब्बा ये दे गया, माइनस H² माइनस माइनस प्लस GFH, है ना, GFH, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, दूसरा डब्बे से हो गया, फिर GHF एक बार और आया बेटा, ये वाला, है ना, फिर माइनस का BG², बस इसको सजा लो उसके हिसाब से, पहला ABC दिखाई दे रही है हमारे को, यस, 2FGH आया क्या, यस, एक देखो यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो 2FGH, फिर माइनस का F² भी है सर,
माइनस का बीजी स्क्वायर दिखाई दे रहा है सर, और माइनस का सी एच स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इसी को प्रूव करना था। कितना छोटा क्वेश्चन है कि नहीं? आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है, एक्सपेंशन डिटरमिनेंट। ये बातें हो गई हमारी सारी। जो एलिमेंट लोगे उसी का कोफैक्टर लोगे। देखो अगर आप इसके अलोंग चल रहे हो तो A1 लिया, यहाँ पर पहले ये देख लो, एंड वैल्यू कैन बी फाउंड द सिंबल वेरियस वेज वेयर ए आई क्या है, ए आई बी आई एंड सी आई डिनोट द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट वाले रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अगर फर्स्ट रो के अलोंग आप चल रहे हो तो A1 तो इसी का कोफैक्टर A1, B1 तो इसी का कोफैक्टर। अच्छा A1 B1 वाला वो कहाँ है, A1 A1, अच्छा हाँ यहाँ तो लिखा हुआ है B1 B1 और C1 C1, ये भी आंसर सही है, ये भी डेल्टा की वैल्यू है। ये देखो सारे डेल्टा की वैल्यू है। अगर हम लोग सेकेंड रो के अलोंग चल रहे हैं तो A2 तो इसी का कोफैक्टर, B2 लिया तो इसी का कोफैक्टर प्लस C2 है ना। और अगर इसके अलोंग चल रहे हैं तो A3 A3 B3 B3 C3 C3। अगर कॉलम के अलोंग चल रहे हो तो A1 A1 तो इसी का कोफैक्टर A1, A2 तो इसी का कोफैक्टर A2, A3 तो इसी का कोफैक्टर A3। आप ऑपरेशन जब भी करोगे तो या तो रो या तो कॉलम का ऑपरेशन करोगे, ये ध्यान रखना बेटा। अरे बोलो समझ में आ रहा है? एक बार ओके बोलो, थम्स अप भेजो, थम्स अप। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, बेसिक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये, है ना। तो इस तरीके से ठीक है ना, को फैक्टरी होता है। अब आ जाओ, एक्सपेंशन डिटरमिनेंट हो गई ना हमारी सारी बातें। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 1 + cos थीटा, मान लो ये प्लस, यहाँ मान लो क्या यही होगा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, फिर ऊपर में माइनस आ गया, अब साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा साइन थीटा के साथ। तो यहाँ पर क्या बना, 1 - cos² थीटा, A - B इंटू A+B, तो A² - B², 1 - cos² थीटा माइनस sin² थीटा, है ना। तो 1 - cos² थीटा पहले से कितना बनाइए, sin²थीटा, तो sin²थीटा माइनस sin²थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर हुआ ही है, इसका आंसर 0 आना चाहिए। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। तो इसका देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर, ये प्लस प्लस तो ए, फिर इसका माइनर A0 BA। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है बेटा, स्टेप नहीं चोरी करने, पहले एक बार करो, फिर प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इसको और शॉर्ट करवा दूंगा। 0B BA, फिर प्लस का 0 इंटू 0B A0, है ना। जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा है उसी का रो और कॉलम भूल जाओ, बाकी जो बचा दे आर कॉल्ड माइनर, है ना। फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चूंकि ये 0 है तो ये सारी पार्टी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना, A, और अंदर में A² बनेगा बस, और यहाँ पर माइनस का B, तो ये तो 0 हो गया ना, तो ये माइनस का B² बनेगा। बोलो सही है ये? तो यहाँ से बना A³ प्लस B³, देख लो कितना बिल्कुल सही है ना। ये बात समझ में आ रही है? डिटर्मिनेंट स्केलर क्वांटिटी, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कुछ इस तरीके से। अब उम्मीद है थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ 1 2 0, जो भी है। तो वापस से प्लस माइनस प्लस, तो देखो 1 का माइनर 3 1 K2, फिर माइनस का 2, इसका माइनर 2 3 1 2, फिर प्लस का 0, जैसे ही 0 आया लिख के बोलो कि भैया तुम तो 0 के बराबर हो गए, मैं तेरे को फिर ध्यान ही नहीं देना। चलिए तो 0 हो गया। अब इधर क्या बनेगा, फिर प्लस माइनस, तो 6 - K, फिर माइनस का 2, प्लस माइनस 4 - 3, फिर इक्वल टू 4। उधर तो 0 हो गया, तो इधर क्या होना, 6 - K, ये 4 - 3 1, तो -2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया बेटा 6 - K इक्वल टू 6, है ना, इक्वल टू 6। तो के इक्वल टू कितना है, के इक्वल टू आया बेटा 0। इसकी वैल्यू, के की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो माइनस के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू 0। ठीक है ना, आ रहा है समझ, आसान है। अब आ जाइए एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। अब कुछ प्रॉपर्टीज में पहली चीज ये ध्यान रखना, कुछ प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। कब, जब अगर कोई डिटर्मिनेंट का तीनों एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, है ना, एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो आप खट से तो 0 आने वाली है। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, मैं जब रो बोलूं तो कॉलम अपने आप मान लेना आ गया है
है ना, रो या कॉलम बोलते हैं, रो ऑपरेशन करो या कॉलम जो भी है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, अगर सारे एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के जीरो के बराबर हैं, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी जीरो ऑलवेज। दूसरी चीज, और कब होता है जीरो? जब दो कॉलम, पहला, जब दो कॉलम सेम आ जाएं, जब दो कॉलम सेम आ जाए, दो कॉलम सेम आ जाए, जैसे 1 2 3, 1 2 3, है ना, और इधर 3 4 5 है, जब दो कॉलम सेम आ जाए तो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी जीरो। है ना, अभी ऑपरेशन नहीं किया है, ऑपरेशन करेंगे तो रो वन माइनस रो टू, तो है ना ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन भी लगता है ऐसे, R1 - R2 कर लो, रो वन को चेंज किया R1 - R2 बोल के, तो जैसे ही R1 - R2 किया तो वन में से वन चला गया तो वो जीरो, टू में से टू चला गया जीरो, थ्री में से थ्री चला गया जीरो, अब बाकी कोई भी चेंज नहीं किया। तो देखो ऑपरेशन लगाएं, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका भी वैल्यू ऑफ डेल्टा जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, सेम टू सेम है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी जीरो। अपन देख के सीधा बोल सकते हैं, अगर ये सब आता है दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको ज्यादा एक्सपेंशन की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, थर्ड है, अगर, थर्ड वाला ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी डिटरमिनेंट के, है ना, रो या कॉलम वाले एलिमेंट एक कॉमन मल्टीपल के साथ चल रहे हों, जैसे मान लो यहां पर है ए, यहाँ पर ए आर और यहाँ पर ए आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर बी, यहाँ पर बी आर और यहाँ पर बी आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर सी और यहाँ पर सी आर और सी आर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इसका भी वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगा? जीरो होगा। कैसे होगा सर? देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, अभी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे भी, अगर किसी कॉलम या किसी रो के में अगर कोई चीजें कॉमन है तो आप उसको बाहर बुला सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, मैं सारे की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक किसी कॉलम या किसी रो में, मान लो रो वन में, जैसे यहां पर नहीं देखते हैं, जैसे रो वन में नहीं है कॉमन सेम कोई भी, रो टू में सर आर 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 सब में सेम है, तो हम इस आर को बाहर बुला सकते हैं, है ना। रो थ्री में आर स्क्वायर सबके पास है, तो मैं इस आर स्क्वायर को बाहर बुला सकता हूँ। बात समझ में आई? जैसे रो थ्री में क्या कॉमन है सर? तो आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर को बाहर बुला लो। रो वन में क्या कॉमन है? तो आर कॉमन, तो आर को बाहर बुला लो। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। या कॉलम वन में क्या कॉमन है? तो ए कॉमन है, इसको बाहर बुला लो। कॉलम टू में क्या है? बी बी बी, तो सिर्फ बी को बाहर बुला लो। मतलब अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कोई चीजें अगर कॉमन है तो आप उसको बाहर बुला सकते हो। तो यहां पर देखिए, अगर मैं गौर से देखूं तो सर पहले में तो कुछ नहीं कॉमन है रो में, दूसरे में सर ये वाला आर कॉमन, तो इसको मान लो बाहर बुला लिया, तो यहाँ पर तो आर ये आ गया बाहर। यहाँ पर सर आर स्क्वायर बुला लिया, तो आर स्क्वायर को बाहर बुलाया, तो ये आर आर स्क्वायर आ गया बाहर। तो देखो ना, हम तो दो ही की बात कर रहे थे, यहाँ पर तीन के तीनों एलिमेंट सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, है ना। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर कोई, मतलब अब इसको पढ़ो, ए रो और कॉलम इज ए कांस्टेंट मल्टीपल, अगर किसी रो और कॉलम के अंदर एक कांस्टेंट मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल किसका था? आर का, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा भी जीरो होता है। ये बात समझ में आई? अगर किसी रो या किसी कॉलम, अगर कोई रो और कॉलम एक कांस्टेंट मल्टीपल के साथ चल रहे हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। कैसे होता है? कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके और कुछ कंसेप्ट लॉजिक को लगा के। खैर आगे चलते हैं। अब जो बातें हो रही थी प्रॉपर्टीज में, मैं बालें ये सारी बातें हो रखी बेटा, बस आपको यहाँ पर लिखा हूं ताकि आप जब नोट डाउन करो, जब आपको नोट्स बनाना हो, वीडियो पॉज कर लेना और नोट्स बना लेना, सिंपल लिख लेना कॉपी के ऊपर, है ना। हमने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट के अंदर रो या कॉलम ऑपरेशन आप लगा सकते हो, अगर रो में लगा सकते हो तो कॉलम में लगा सकते हो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड या अनचेंज इफ द रो और कॉलम आर इंटरचेंज। अगर आप रो को कॉलम की जगह पे और कॉलम को रो की जगह पर लिख दोगे, जैसे ये रो वन था तो ये कॉलम वन में चला गया, है ना। अगर रो को हम लोग कॉलम में लिख दें और कॉलम को अगर रो में लिख दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? देयर इज नो एनी चेंज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। खैर आगे चलते हैं, अगला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें क्या है? इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट भी इंटरचेंज, अगर कोई दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे R1 है ये, तो R1 को बोला तू जा R2 की जगह पर बैठ जा, और इसको बोला जा R1 के जगह पर बैठ जा। बात समझ में आई? तो आप एक इंटरचेंज कर रहे हो तो एक माइनस साइन बाहर आएगा। बात समझ में आई? अगर एक बार इंटरचेंज कर रहे हो तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, है ना। तो क्या बोला? इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट भी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। यस, एक माइनस साइन बाहर आएगा, बाकी डेल्टा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इसकी वैल्यू डेल्टा थी
तो अगर एक बार स्विच किया ना R1 को R2 के पोजीशन पे, R2 के R2 के पोजीशन पे, तो यही डेल्टा चेंज हो जाएगा माइनस डेल्टा के साथ, सिर्फ साइन का चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया? अगर दो बार स्विचिंग कर ली तो एक दो बार माइनस साइन आया तो प्लस हो गया। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ये? इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज साइन ओनली इफ यू चेंज रो R1 टू R2 एंड R2 टू R1, है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है। इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट वी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब चेंज इन साइन ओनली। क्या हुआ, आया समझ में? नहीं आया? आगे चलें, चलिए जल्दी जल्दी। अभी तो यार लग रहा है +2 पढ़ा रहे हैं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है हम +2 पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। अगला देखो, इफ टू रो और कॉलम डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, ये बात तो हो गई हमारी। अगर दो रो दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? अब जैसे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम ये है तो इसको कर लेते हैं। जैसे देखिए, ओहो इसमें क्या है, ये दोनों देखो सेम है तो 0 हो गया। R1 इक्वल टू R3 है ना बेटा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना। R1 इक्वल टू R3 देखा, सीधा 0 आ गया। सॉल्व करोगे तो भी 0 आएगा। अगला देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटरमिनेंट 0 द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अगर मैं तो बोलता हूँ एवरी, क्यों? हाँ एवरी, हाँ एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट नहीं है, एवरी एलिमेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ये बातें हो रखी है हमारी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट रो और किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी 0। ये बातें हो रखी है हमारी, राइट। आगे चले, अगला देखो, अगला प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे ये वाला बोला है, देखो बोला है कि सर फाइंड डेल्टा 0, तो ये डेल्टा एक्स है, तो जहां जहां एक्स है मैं पहले डेल्टा 0 पुट कर लेता हूँ। बाद में पुट करने से अच्छा है अभी पुट कर लेते हैं, ताकि जितने 0 बनेंगे उतना काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जहां जहां 0 है तो देखो, ये तो साइन 0 हो गया बेटा, ये टेन 0 हो गया, ये साइन स्क्वायर 0 हो गया, और बाकी कहीं नहीं है तो एज इट इज लिख के छोड़ दिया। आ रहा है समझ में? अब ये क्वेश्चन बदल के हो गया साइन 0 0, टेन 0 0 और साइन 0 0। अब 4 7 11 91 92 93। अब देखो इस रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसका डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई। हम कहाँ एक्सपेंड किए? अगर प्रॉपर्टी जब दिमाग में बैठा रखे हो ना तो सीधा आंसर आता है। बात समझे? और जेई वाले यही चाहते हैं कि आपको लॉजिक कुछ प्रॉपर्टीज पता हो, वो नहीं चाहते कि आप एक्सपेंशन करो, वो नहीं चाहते। अभी कैलकुलेटर अलाउ किया था जेई में, है ना, लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया, खुश हो गए सारे लोग जब बाद में नोटिफिकेशन चेंज हुआ कि भाई कैलकुलेटर तब अलाउ है जब आप एडवांस का पेपर देने जाओगे। ठीक है, मेंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है। बात समझ में आई? मेंस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिखाई देगा, बच्चों ने इसको हुआ बना दिया, लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेटर खरीद लिए। क्या अब आ गया समय कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करने का, है ना। 2 दिन बाद जेई वालों ने अपना फिर से नोटिफिकेशन दे, भाई इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेंस क्लियर कीजिए फिर एडवांस में जाएगा, तब कैलकुलेटर का दर्शन होगा स्क्रीन के ऊपर। ऐसे दर्शन तो नहीं होगा, मत्था टेकते रहो जहां भी टेकना है, पहले एडवांस में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर, क्योंकि इसमें डेटा बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, अगर आप लॉजिक लगा लो हो सकता है तुरंत आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिए क्या, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी मल्टीप्लाई बाई सेम, ये भी बता दिया। अगर किसी रो के अंदर कोई चीज कॉमन है या कॉलम के अंदर, आप उसको बाहर बुला सकते हो। जैसे देखिए इस रो के अंदर के सबके पास है तो के को बाहर बुला लिया। बात समझ में आई? के को बाहर बुला लिया, देखो इस सबके पास है तो के, हाँ यहाँ पर लिखा हो ना, के को बाहर बुला लिया। अगर यहाँ भी के होता, यहाँ भी के होता, तो मैं डी डैश इक्वल होता के क्यू डी, सबसे के बाहर बुला लेते। बात समझ में आई है? इस तरीके से। ठीक है, आगे चलें। अगला क्या है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिंपल सा है ना। अगर कॉमन है तो ध्यान से देखना, मैं अब इसको एक्सपेंशन नहीं करूंगा, नहीं तो कोई कुछ भी लिखे। अब ध्यान से देखो, बताओ इसमें क्या कॉमन है, या किसी में ले लो, इसमें क्या कॉमन है? तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 5 का स्क्वायर बाहर चला गया तो 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? तुम बोलोगे सर 5 का क्यूब, तो हम बोलेंगे ठीक है यार 5 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या कॉमन है? तो तुम बोलोगे 5 को और 4, हम बोले ठीक है इसको भी बाहर बुला ले, सब मल्टीपल में है, राइट। तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, देख रहे हो ये। अब मैं तो बोलता हूँ कोई भी दो रो कॉमन हो जाए, तो अभी नहीं है कॉमन, फिर से चलते हैं। तो अंदर में हो गया 5 का स्क्वायर क्यूब 4, 4 3 7 2 9, फिर आ जाओ। अब
इसमें तो कोई कॉमन नहीं, तो 1 1 1। इस रो में क्या कॉमन है, इस रो में सेकंड रो में 5। इसमें क्या कॉमन है, 5 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो चूंकि दो रो ही सेम हो जाता ना, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम बोलते हैं डेल्टा की वैल्यू जीरो। यहाँ पर तीन के तीनों आइडेंटिकल है भाई, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो। देखो कहाँ हमने बड़ी बड़ी एक्सपेंशन करी, कुछ भी नहीं करी, सीधा बस लॉजिक लगाते गए, अपने आप आंसर आ गया। बोलो सही है? अब आगे चलें क्या? अब यहां से डिटर्मिनेंट का बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम हो गया। अब एरिया वाला आप कुछ कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर है कि इफ ए एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अगर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया होता है बेटा हाफ। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है इसका, ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला कुछ याद रखना, हाफ एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और एक्स थ्री वाई थ्री वन। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीन वर्टेक्स अगर आपको मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ये होता है। चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, इसका ये मॉड लगा दिया। ये ध्यान रखना, जो बाहर में है वो मॉड है, क्योंकि एरिया विल बी पॉजिटिव। बात समझ में नहीं आया? तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, फिर वर्टेक्स में एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? ही है, आगे चलें, है ना? ये छोटे छोटे फॉर्मूले अब याद रखने की वाली बात हो गई। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम एक काम करते हैं, एरिया इक्वल टू क्या बता था, 1/2। ये फर्स्ट एक्स वन वाई वन, एक्स टू बाई टू, है ना, एक्स टू बाई टू, और ये एक्स थ्री वाई थ्री है। तो एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और एक्स थ्री वाई थ्री वन। आया समझ में? ये ऐसे। अब अब क्या करोगे सर? अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब कुछ कुछ डायरेक्ट चले जाए क्या? डायरेक्ट की कुछ ऑपरेशन लगा लेते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं। 1/2, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना, तो प्लस माइनस प्लस। तो थ्री, थ्री का माइनर क्या है, 8, 8 12 1 1, माइनस का 2, 11 8 1 1, फिर प्लस का 1, इसका माइनर 11 8 8 12। ठीक है ना? थ्री का 8 1 12 1, माइनस 2, 11 1 8 1, 11 1 8 1, फिर प्लस का 1, 11 8 8 12। ठीक है सर? तो ये 1/2 तो बाहर बैठा हुआ, इसका देखो प्लस माइनस फिर से, तो अब डायरेक्ट 3 इंटू 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 2, 11 माइनस 8, प्लस 1 इंटू 11 इंटू 12 माइनस 64। चलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या बना, 1/2, ये हो गया -12, ये 3 इंटू -6, फिर प्लस का 11 इंटू 12 132, 132 माइनस 64, 12 समय से 4 गया 8, 132 माइनस 64, 68, है ना? तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 6 18 50, यानी 1/2 इंटू 50। तो इसका एरिया हो गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। देखो क्योंकि पॉजिटिव आया, मोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर निगेटिव आता तो मोड़ लगा के बता देते हैं आंसर। बात समझ में आई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। आगे चलें अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ध्यान से देखना इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल देंगे। जैसे देखिए, इमेजिन करो कि दो पॉइंट से तो यूनिक लाइन जाती है, x1 y1 और b x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट से यूनिक लाइन जाती है, राइट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बेटा इसमें कोई एक और पॉइंट मान लो जो वेरिएबल है, जो सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए बना हुआ है, एक्स वाई। अब ये तीन जो पॉइंट है ए बी सी, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का भी कंडीशन यही होता है, अगर यहाँ पर एक्स थ्री वाई थ्री हो तो कोलिनियर का कंडीशन यही है कि एक्स वाई को रिप्लेस कर दो एक्स थ्री वाई थ्री से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल भी जीरो हो जाएगा। कोलिनियर है मतलब अगर ए बी है, दो पॉइंट से यूनिक लाइन जाती है, तो मतलब कोई यूनिक लाइन का हम इक्वेशन निकालने वाले हैं, राइट? हमने इक्वेशन निकालना है किस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमने एक्स वाई को इंट्रोड्यूस किया। एक्स वाई क्या है, वो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। बात समझ में आई? खैर, तो एक तरह क्वेश्चन हो गया, व्हेन एबीसी आर कोलिनियर देन फाइंड द कंडीशन। तो अगर एबीसी कोलिनियर है तो हाइट तो है नहीं इसके पास, कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जीरो होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रही है। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो हमने ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, हाफ एक्स वाई वन
x1 y1 1 और x2 y2 1, तीन वर्टेक्स को मानते हुए इसको 0 कर दिया, तो हाफ तो उधर जाके ये बना। तो कोलिनियर का कंडीशन ये है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कोलिनियर का कंडीशन या इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, कोलिनियर का भी कंडीशन ये होगा अगर x3/3 आगे लिख रहे हैं अभी। बात समझ में आई है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें जल्दी जल्दी अपन निपटाते हैं, है ना, जो पीपीटी में नहीं है ना, तो अपन इससे आपको लिखवाते जाते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। खैर अगला अब जैसे एरिया निकाल लिया। थर्ड पॉइंट है कि इफ अगर कोई पूछे आपसे थर्ड में कि a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 आर कोलिनियर है, तो क्या होगा? कोलिनियर प्रूव करो या कोलिनियर है, जो भी बोले तो हम बोलेंगे यार ये भी तो वही बात हो गई ना कि अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, यानी हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। एक लाइन के ऊपर है। आ रहा है समझ में? तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। यहां तक समझ में आया? तो यहां से फाइनल आंसर क्या होगा? x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये किसके बराबर होगा? हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है कि अगला नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो। अगला है कि ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं इफ फोर्थ एप्लीकेशन, इफ ए आर एक्स बी आर वाई प्लस सी आर इक्वल टू 0 वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन ये देखो, देन एरिया इक्वल टू व्हाट, है ना, देन एरिया इक्वल टू व्हाट। या अब ये वाला देखना, आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन एरिया इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर ये कैसे है, ये कुछ इस तरीके से है कि एक तीन साइड है। पहला लाइन है a1x, क्योंकि r इक्वल टू 1 2 3 है, a2x प्लस सॉरी बी आर यूज है ना वहां पे नोटिस में, है ना। हाँ देखो, a1x प्लस b1 बाई ये y b1 बाई, है ना, प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन देखो, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तीसरी लाइन हमारा a3x प्लस b3 बाई प्लस c3 इक्वल टू 0 है। मान लो ये तीन लाइन है और ये तीन लाइन ऐसा है ना, ऐसा कोई तीन लाइन है। बात समझ में आई? ये है a वर्टेक्स, ये है b और ये है c, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये है लाइन 3। पहला तरीका तो ये है बेटा कि देखो अगर वर्टेक्स मालूम है, हमसे एरिया पूछा है ना, आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन एरिया, है ना, तो एक तो तरीका ये है कि सर दो लाइन गिवन है ना सर, तीनों लाइन गिवन है ना, तो मैं जब L1 L2 को सॉल्व करूंगा ना तो वर्टेक्स बी आ जाएगा। मतलब बिल्कुल सही है। L1 L3 को सॉल्व करूंगा तो ए आ जाएगा, और L3 L2 को सॉल्व करूंगा तो सी आ जाएगा। तीनों वर्टेक्स निकाल के जो प्रीवियस वाला फंडा था वो लगा देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हो, इसमें दूसरा तरीका ये बोलता है हमारा मेथड कि इसके ना जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड का, उससे एक डिटरमिनेंट बना लो। वो कैसे? जैसे मान लो डेल्टा इक्वल टू इसके कंपोनेंट a1, ध्यान से देखना, a1 b1 और c1, और इधर है a2 b2 और c2, ऐसे ही इधर है a3 b3 और c3, a3 b3 और c3। यहां तक समझ में आया? ऐसे a3 b3 और c3। चलिए अब इससे क्या कर रहे हैं ना बेटा, हर पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। हर पोजीशन का नहीं, C1 C2 C3 का निकाल लेते हैं कोफैक्टर। यहां तक समझ में नहीं आया? C1 C2 C3 का कोफैक्टर निकालो किसी भी, तो कोफैक्टर ऑफ C1 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ C2 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ C3 निकालिए। ये तीनों निकाल के कोफैक्टर निकालने का तरीका बताया है। तो जो एरिया होता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 C1 C2 C3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3।
अगर ये कर सकते हो तो ये काम से निकाल लो, अगर आपको ये आसान लगता है तो ये ठीक, नहीं तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे L1 L2 को तो B पॉइंट आ जाएगा, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे L2 L3 को तो C पॉइंट आ जाएगा, और L1 L3 को सॉल्व करोगे तो आपको A पॉइंट आ जाएगा। राइट, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हमने दोनों तरीके आपको बता रखे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए, अगला कंडीशन क्या है, अगला फिर चलते हैं, बात समझ में आई। अगला देखो, इक्वेशन लाइन देख लिया, एक है इफ थ्री, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, है ना। टोटल कितने पॉइंट हो गए ये, 4। पांचवा एप्लीकेशन देखिए ट्रेंगल के अंदर ही, है ना, पांचवा एप्लीकेशन देखो ट्रेंगल के अंदर टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन भूल नहीं सकते क्योंकि पेयर ऑफ लाइन में भी आएगा ये। इफ थ्री लाइंस, वही इफ थ्री लाइंस ए आर एक्स बी आर वाई प्लस सी आर इक्वल टू 0, वेयर आर इक्वल टू 1 2 3, है ना, 1 2 3 आर कॉन्कुरेंट, आर कॉन्कुरेंट, आर कॉन्कुरेंट, ठीक है। तो इसका जो होगा ना, आर इक्वल टू 1 चिपकाओ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, मान लो ये 3 लाइन है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइन कॉन्कुरेंट है, कॉन्कुरेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर है तीनों, बात समझ में आई, तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। कैसे डेल्टा बनेगा, वही कंपोनेंट से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, बात समझ में आई ना। अगर तीन लाइन कॉन्कुरेंट है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, इसी साल आया है 2025 में, बात समझ में आई ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। If three lines are concurrent A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3, देन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। बोलो सही है क्या, आगे चलें, आगे चलें, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भूल मत जाना भाई, है ना। आगे चलो, अगला देखो, अगला कैसे, अगर देखो, चलो यहीं पर लिखवा देता हूँ, ऐसे आगे भी लिखवाएंगे जैसे पेयर ऑफ लाइन में, ऐसे देखो इसको समझाना पड़ेगा। 6, है ना, इफ, यहाँ पर देखिए, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ये पता है इक्वेशन है कॉनिक का, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। अभी कॉनिक सेक्शन हमने शुरू नहीं किया हुआ है, तो ये जनरल इक्वेशन किसका है, कॉनिक का। कॉनिक क्या होता है सर, कोन को कट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर बनता है, लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, मेन तो ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सभी फिगर का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर सारे फिगर हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा देख, थोड़ा समझना, अगर मैं बोलूं A1x B1y C1, ये किसकी इक्वेशन है, लाइन, मान लो ये लाइन की इक्वेशन है। एक दूसरी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये किसका लाइन है, ये इक्वेशन है लाइन 2 की। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं L1 इंटू L2, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन हो गया, ये पेयर ऑफ लाइन हो गया, ध्यान से देखना, ये पेयर ऑफ लाइन है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने लोग मानते हैं कि सर A1x A2x को मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ऐसी फोटो दिखाई देगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना सर, तो ए एक्स स्क्वायर वाली फोटो आएगी, देख A1x, फिर बी वाई एक्स वाई वाली फोटो आएगा, है ना, तो 2hxy भी है जैसा कुछ दिखेगा। फिर सर मल्टीप्लाई करोगे तो A1x B1y हो गया A1x, फिर अकेला gx भी दिखाई देगा, फिर y वाले भी दिखाई देंगे, तो बी वाई स्क्वायर वाला दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब, जब सर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी ही कोई फोटो जनरेट होगी, ठीक है। सर्कल में भी ऐसा ही फोटो जनरेट होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे करके, कोनिक में हर एक में ऐसे ही फोटो जनरेट होगी। लेकिन सर ये इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर ऑफ लाइंस का है, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन का मल्टीपल ऐसी फोटो देगा। अगर ये इक्वेशन ही सर पेयर ऑफ लाइंस का हो तो मैं कैसे बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू फाइंड, है ना, कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस है। ये एक क्वेश्चन मान लो आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर सी के यहाँ पर लैम्डा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा when this equation so that a pair of lines, राइट है। तो पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, पहले ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एच क्या है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, है ना, फिर जी क्या है,
हाफ ऑफ द, जहां पे दो का कंपोनेंट है वहां पे हाफ करोगे तब ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा। एफ क्या है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट। ये सारी बातें समझ में आ गई। और अगर ये इक्वेशन प्योर ऑफ लाइन है, कोई भी इक्वेशन है, तो आप ये पहले डिफाइन कर लो, ए क्या है, एच क्या है, जी क्या है, उसके इक्वेशन को देख के कंपेयर करके। तो जो अभी डिटर्मिनेंट लिखा था ना, वो डिटर्मिनेंट क्या लिखा था, अभी जो डिटरमिनेंट लिखा था वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे डिटरमिनेंट क्या है ये, जैसे देखो ए एच जी, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो है तो बोलते हैं ये इक्वेशन किसका है, पेयर ऑफ लाइंस का है। बात समझ में आई ना, बात समझ में, ये ध्यान रखना है। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो ये बोलोगे सर ये मैं लिखूंगा कैसे, तो छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे देखो ए हॉट गर्ल है ना, फिर यहां पर हैविंग, एच आ गया ना, बॉय, बी आ गया ना, फ्रेंड, एफ आ गया, गो, जी आ गया, फॉर, एफ आ गया, सिनेमा, सी आ गया, है ना। ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा भी लग रहा होगा तुम्हारे को, है ना है ना, तुम्हारे को अच्छा भी लग रहा होगा कि यार अब काम की बात हुई है, अरे गधे इस तरीके से देखो, यहां तक ये याद रखना, ठीक है, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, ठीक है, ये वाला। और इसकी खास बात क्या है, रो में जो लिखो वही कॉलम में है। ए एच जी तो इधर भी एच जी है, इधर एच बी एफ है तो इधर भी एच बी एफ है। बात समझ में है ना, फाइनल इधर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये याद रखोगे ना, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब जैसे तेरे को याद रखना है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग होगा ना, तो उसकी वैल्यू हम इससे निकाल के दे देंगे। बात समझ में आई। सर्कल में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होता है, सॉरी इक्वल होता है, और एच की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होता है। तो वो सर्कल मतलब अभी स्ट्रेट लाइन में ही है, ज्यादा दूर तक नहीं जाने। खैर आगे चलें। अब अगला देखो, आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, ये सब सारी बातें हो रखी है हमारी, है ना। चलो, बहुत सारी चीजें हो गई आज। अब आते हैं एरिया, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल करवा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब देखो दूसरा अल्टरनेट मेथड, जैसे ऐसे देखिए। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको समझना। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओहो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बस। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब ध्यान से देखो, एक होता है ना स्टेयर मेथड। क्वाड्रिलेटरल के लिए कौन सा मेथड, स्टेयर मेथड, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के लिए कौन सा मेथड, स्टेयर मेथड। अस्टेयर मेथड कहाँ यूज कर सकते हो, ट्रायंगल में भी। अस्टेयर मेथड हम ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो। तो अस्टेयर मेथड है क्या, ध्यान से देख। जैसे मान लो, पहले ट्रायंगल इधर करवाता हूँ। मान लो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स आपके पास है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, और सी एक्स थ्री वाई थ्री, सी एक्स थ्री बाई थ्री, राइट। तो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स आपके पास है। तो ऐसा सोचो, अस्टेयर मेथड क्या होता है, अल्टरनेट मेथड जो है ना, अस्टेयर मेथड वो क्या होता है। एक तो देखो अस्टेयर मेथड, मेथड वन पहले लिख लें क्या। हाँ मेथड वन, क्या कि दोनों को आप सामने रखो तो ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाए, है ना। मेथड वन क्या था, डिटर्मिनेंट वाला, मेथड वन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो मेथड वन क्या था कि अगर एरिया चाहिए, मेथड वन एरिया चाहिए, तो हाफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और एक्स थ्री वाई थ्री वन। क्लियर है, हाफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और एक्स थ्री वाई थ्री वन। और दूसरा मेथड है अल्टरनेट, और इसको बोलते हैं अस्टेयर मेथड। अस्टेयर मेथड ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर करना चाहो तो, क्योंकि ये तो एरिया में ही निकाल सकते हो ना, बाकी तो किसी में जरूरत पड़ती नहीं इसकी। तो एरिया निकालने के लिए एक मेथड ये है, इसके अंदर आप क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी फिगर हो, आप निकाल सकते हो। जैसे देखो इसका एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अब इसको लॉक करो। लॉक करो मतलब जो पहले उसी से इसको बंद कर दो, जहां से शुरुआत किया था वहीं पे जाके छोड़ दीजिए, और हाफ तो आएगा ही जैसे आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, अस्टेयर मेथड तो बता दिया, एरिया बताओ कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा इसका एरिया बेटा ऐसे निकालेंगे, x1/2 माइनस x2/1, ये प्लस ये माइनस, बात समझ में आई ना। फिर प्लस का x2/3 माइनस का x3/3, मतलब ऐसे हाफ x1/2 माइनस x2/1, ये हो गया। फिर दूसरा प्लस का x2/3 माइनस x3/2, ये हो गया। फिर प्लस का ये वाला x3/1 माइनस x1/3, ये भी आंसर आपको एरिया में ही देगा। बात समझ में आई? ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, वैसे ही स्टेयर मेथड इधर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोलेटरल है हमारा a x1/1, b x2/2 एंड c x3/3 एंड d x4/4, वर्टेक्स उसके a x1/1, b x2/2, c x3/3 एंड d x4/4 है। तो यहां पर भी अस्टेयर मेथड लगाते हैं। अस्टेयर मेथड कैसे लगाओगे, एरिया क्या होगा कोलेटरल का, हाफ, ध्यान से देखो, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4, सारे वर्टेक्स लिख दिया क्या हमने, x4/4। फिर इसको लॉक करना है, लॉक जहां से शुरुआत किया था, तो x1/1 ये एरिया आएगा। बात समझ में आई? फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व वैसे ही x1/2 माइनस, है ना, फिर ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस साइन के साथ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस साइन के साथ, तो हाफ, देखो ये क्या हो गया, x1/2 माइनस x2/1 प्लस, फिर x2/3 माइनस x3/2, फिर प्लस x3/4 माइनस x4/3, फिर प्लस x4/1 माइनस x1/4, है ना, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सारी वैल्यू मालूम होगी। तो ये कोई भी फिगर हो, है ना, 5 का भी हो तो पहले पांचों वर्टेक्स लिख लेना, फिर जहां से शुरुआत किया था उसको नीचे चिपका देना, लॉक हो जाएगा, है कि नहीं, फिर एरिया आ जाएगा। क्लियर है? आगे चले अब, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। अब अल्टरनेट मेथड भी बता दिया आपको, और क्या बचा भाई, कंडीशन। हाँ, अब देखिए कुछ जो अपने को पढ़ा हुआ है कि इफ एरिया इज गिवन देन टेक प्लस माइनस साइन, ये पता ही है ना। अगर एरिया गिवन हो तो ऑलवेज, अगर एरिया ही गिवन हो तो देन ऑलवेज टेक, है ना, नोट डाल के, इफ एरिया इज गिवन, क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन हो तो देन टेक प्लस माइनस साइन, देन टेक प्लस माइनस साइन। पीपीटी नहीं बना पाए, उतना टाइम नहीं मिल पाया, जितना बनाया हो सकता था बनाया। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब एक इंपॉर्टेंट, अब ये ध्यान समझना, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद हो सकता है तो शॉर्ट नोट जरूर बना लो, है ना। जैसे पहला, अब इसको समझना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन फॉर्म a mod x प्लस b mod y इक्वल टू c। तो इसमें एक केस लेता हूं, जब a नॉट इक्वल टू b है और जब नॉट इक्वल टू 1 है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, है ना, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। अगर कोई लाइन की फॉर्म ऐसा है, पता है ये इसके अंदर 4 लाइन छुपा हुआ है, ये समझ पा रहे हो, ये एक लाइन का इक्वेशन थोड़ी है, इसके अंदर 4 लाइन है। कैसे सर, देखो मॉड है ना, तो देख ध्यान से समझना, ये प्लस माइनस ए है, प्लस माइनस एक्स वाला, क्योंकि मॉड हटा तो प्लस माइनस लेके आया, और ये प्लस माइनस वाई, तो बी वाई लिख दिया इक्वल टू सी। अब इसको मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस प्लस का, फिर प्लस माइनस का। तो इसके अंदर 4 इक्वेशन बनेंगे। कैसे, हमने उधर से प्लस लिया तो इधर से प्लस लिया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, पहला इक्वेशन बन गया। फिर बनेगा सर, उधर से प्लस लिया तो इधर से माइनस ले लेता हूँ, माइनस का बी वाई इक्वल टू सी। फिर उधर से माइनस लेता हूँ, है ना, माइनस ए एक्स, तो इधर से प्लस ले लेता हूँ, प्लस का बी वाई इक्वल टू सी। और उधर से माइनस लिया तो इधर से माइनस ले लेता हूँ, माइनस का बी वाई इक्वल टू सी। अब ये 4 लाइन से हमारा एक क्वालिटरल फॉर्म होगा, है ना, इस 4 लाइन से हमारा एक क्वालिटरल फॉर्म होगा, मानते हो। इन चारों लाइन से अगर कोई क्वाड्रेटिकल फॉर्म हो रही है जिसके अंदर ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 भी है, वो होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्मूले में देख लेंगे। तो एरिया क्या होगा, तो ध्यान से देखो। तो मेरे को बताया था कि सर अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला हम लाइन बनाना चाहें, तो अगर m पॉजिटिव है तो लाइन कैसी बनती है, ऐसी।
अगर m निगेटिव है तो लाइन कैसी बनती है, ऐसे ही, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में मैं ना इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करता हूं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, कि सर बी वाई इक्वल टू हो गया सर आपका माइनस का ए एक्स, है ना, माइनस का एक्स प्लस का सी। तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी। पहले बताओ समझ में आया। पहला लाइन तो ये बना, पहली लाइन तो ये बनी, है ना, हम इसको मेन लाइन बना रहे हैं, है ना, क्योंकि अब इसका स्लोप मान लेंगे नेगेटिव, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि एबीसी पॉजिटिव है फिलहाल थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन जब गिवन होगा तो आप उससे पहचान ही लोगे। खैर, इसको क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी वाई को इधर बुला लिया, तो ये बनेगा वाई इक्वल टू ए बाई बी वाई माइनस का सी बाई बी, ए बाई बी बाई माइनस का सी बाई बी। ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आई है। फिर से लेट मी चेक, बी वाई उधर चला गया, सी उधर गया, माइनस साइन के साथ बी को भेज दिया, बिल्कुल सही है। तो ये दूसरा इक्वेशन, ये क्या बनेगा, तीसरा वाला, बी वाई को इधर ही रखा, तो वाई इक्वल टू हो गया ए बाई बी, उधर जाके प्लस का ए बाई बी एक्स और प्लस का ही सी बाई बी। तीसरा इक्वेशन ये बनेगा, देखो थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन बनेगा, बी वाई को इधर बुला लो, तो माइनस का, तो वाई इक्वल टू माइनस का ए बाई बी एक्स और माइनस का सी बाई बी। ध्यान से देखना, सब सही है। देख रहे हो, अलग अलग बनाना, तो दो का स्लोप पॉजिटिव है और दो का स्लोप निगेटिव है। अब मैं इस चारों लाइन के हिसाब से, है ना, अपन क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, इस चारों लाइन के कैसे कोलेटरल बनाते हैं। तो ध्यान से देखो क्या क्या लाइन बना, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए, दूसरा बना y इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए, और तीसरा बना y इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एक्स माइनस का सी बाई ए, और फोर्थ बना y इक्वल टू माइनस का, नहीं, प्लस का बी बाई ए एक्स और माइनस का सी बाई ए। चलिए, ये चार इक्वेशन बन गया बेटा, चार इक्वेशन है, चार लाइन है, चारों को फॉर्म करते हैं, क्या दिखाई देता है देखना गौर से, बहुत खास रिजल्ट आएगा इससे, और जो अपने को दिमाग में बैठा के रखना है टाइम सेविंग करने के लिए। गौर से देखो, अगर मान लो ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए, इसका बी बाई एक्स है, अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो करूं, पुट करूंगा, एक्स इक्वल टू जीरो कहां पे होता है, वाई एक्सिस पे, तो वाई इंटरसेप्ट सी बाई ए दिखाई देगा सर। ठीक है सर, तो ये हो गया जीरो कॉमा सी बाई ए। और अगर मैं y इक्वल टू जीरो पुट करूंगा ना, y इक्वल टू जीरो पुट करो, तो ये पार्टी उधर चली गई, तो x इक्वल टू सी बाई बी दिखाई दे रहा है, माइनस का सी बाई बी। तो मान लो ये हो गया माइनस का सी बाई बी इन कॉमा जीरो। ठीक है ना। और वैसे ही चूंकि सिमेट्री है, आप पुट कर लेना, एक बार x इक्वल टू जीरो पुट कर लो और एक बार y इक्वल टू जीरो पुट कर लो, ताकि आपको x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, आपको पता चल जाए। तो जब हम x इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो y इंटरसेप्ट सी बाई ए मिला, जब y इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं ना, y इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का b बाई ए एक्स इक्वल टू सी बाई ए। तो ए कैंसिल, तो x इक्वल टू माइनस सी बाई बी मिला, वही लिखा हूं मैं। वैसे सिमिलरिटी है सब जगह, तो एक पॉइंट आपको इधर नीचे दिखाई देगा जीरो कॉमा माइनस सी बाई ए, और यहाँ पर एक जगह दिखाई, किसी ना किसी इक्वेशन से आपको ये दिखाई देने वाला है, राइट। अब ध्यान से देखो, अब मैं ये चारों लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चारों लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा कोलेटरल फॉर्म होगा, एक बार गौर से देखना। चारों लाइन एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, पहला देखिए, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट सी बाई ए, तो ये वाली लाइन हमारी ये है L1। बात समझ में आई, ये लाइन L1 हो गया सर। ठीक है, यहां तक समझ में आई है। यहाँ देखो स्लोप निगेटिव है, मतलब लाइन ऐसी बनेगी और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ऐसा बन रहा है ना। तो ये लाइन हमारा हो गया L2। बात समझ में, यहां पर देखो स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, मतलब लाइन ऐसी बनेगी और इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को यहां पर कट करना है, तो जब मिलाओगे ना तो ऐसा कुछ जाएगा, तो ये लाइन हो गया हमारा L3। वैसे ही स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट निगेटिव है बेटा, स्लोप पॉजिटिव यानी लाइन ऐसी बनेगी लेकिन वाई एक्सिस को यहां पर कट करना है, तो लाइन ऐसी और वाई एक्सिस को यहां पर कट किया तो कुछ लाइन ऐसी, तो ये बोल दो L4। ये हमारा कोलेटरल बना बाय द फोर फिगर। अब मेरे को एरिया चाहिए, तो मैं ना डिटर्मिनेंट निकालो सर, ऐसे कोफिशिएंट पुट करो, है ना, उससे तो निकाल ही सकते थे। ध्यान से देखो, जो यहाँ पर था हमारे पास, अगर मेरे को ये मालूम है तो हम डिटरमिनेंट तो निकाल ही सकते थे ना, डिटरमिनेंट से भी तो एरिया निकाल ही सकते थे, जो भी फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, इंटरसेक्शन वगैरह करके या जो भी, तो डायरेक्ट अपन एक फॉर्मूला सोच रहे निकाल के बैठ जाएं। अब देखना डिटरमिनेंट कितना आसानी से निकलेगा। कितने लोग मानते हो कि सर
ये जो कोलेटरल है ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने लोग मानते हो ये जो कोलेटरल है सर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? हम बोलेंगे बिल्कुल। जैसे जितना एरिया इसका होगा, है ना, एरिया ऑफ कोलेटरल इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ कोलेटरल इक्वल टू 4 इंटू इसको बोल दो 0 O A B C और इसको बोल दिया D। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। मानते हो ये? क्योंकि सभी जैसे देख लेंथ, ये लेंथ कितना है C/B, तो इधर भी लेंथ C/B है ना, सब सारे ट्रेंगल का एरिया C/B होगा। ये लेंथ, अगर लेंथ मैं बोल रहा हूँ C/B है तो ये भी लेंथ C/B है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल देखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB क्या होगा बताओ? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? बेस का लेंथ कितना है C/B इंटू हाइट, हाइट कितना है C/A। यही आएगा ना, हर एक ट्रेंगल का एरिया ये आएगा। और चूंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल निकाल रहे हैं तो क्या होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल हम निकाल चुके, हाफ इंटू C/A इंटू C/B। तो ये 2 से 2 गया, तो इसका आंसर क्या है? 2C² अपॉन A/B। ये एरिया ऑफ कोलेटरल आया। जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव रखना, हमेशा मोड़ लगा के बात करना, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो अब ध्यान रखो, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अगर कोई फॉर्मेट है ना, AX+BY+C वाला, है ना, मॉड वाला, है ना, अगर मान लो कोई ऐसा है कि भैया इससे जो कोलेटरल बना है ना, जब इससे जो कोलेटरल बना है इसका एरिया क्या होगा? तुम बोलना अच्छा इसका एरिया तो होता है सर 2C² डायरेक्ट। जब ए, अब ध्यान से देखो केस लिया था इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू 1। अब दूसरा केस ले रहा हूं जब A इक्वल टू B इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसमें तो सीधा पुट कर दो AB इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2C² हो जाएगा। बोलो सही है क्या? सही है। ये वाला ध्यान रखोगे, याद रखोगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलें अब, आगे चलें। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे चलें अब। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल ये वाला हो गया हमारा, और क्या बचा हुआ है? ये भी हो गया, 2C² आएगा, है ना। तो एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, एरिया निकालो 3 mod x प्लस 4 mod y इक्वल टू 7, और यहां पर mod x प्लस mod y इक्वल टू 3। अब यहां पर देखो a कोफिशिएंट a b इक्वल नहीं है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो इसका होता है सर 2C² अपॉन AB। तो 2C के ऊपर कितना है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन AB, यानी 3 इंटू 4 AB, है ना। तो जितना भी आ जाए, है ना, 2 2 जा 4 यानी 49/6 स्क्वायर यूनिट्स। कितना जल्दी आंसर तुम बता सकते हो, है कि नहीं? है ना, अगर तेरे को मालूम है तो। और यहाँ क्या होगा? एरिया सीधा A और B तो 1 है सर, तो बाई AB, फॉर्मूला यही रखो याद। तो 2C इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 1 मतलब 18। ये इसका एरिया आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में? नहीं आया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। खैर आगे चलें, अगला देखो, अगला करते हैं ये भी। सो डेट द पॉइंट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए। सो डेट द पॉइंट्स, सो डेट द पॉइंट्स, सो डेट, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सो डेट द पॉइंट्स पॉइंट्स A कॉमा 0, B 0 कॉमा B, C 1 कॉमा 1 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर इफ 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1 हो। बोला एक प्रूव करो कि ये तीर पॉइंट कोलिनियर होंगे, बस कंडीशन ये है कि ये होगा तभी होंगे। हम बोलेंगे ठीक है यार, डिटरमिनेंट या स्टेयर मेथड, कौन सा मेथड लगाऊं? चलो एक बार स्टेयर मेथड लगाते हैं। हाफ A 0, फिर 0B, फिर 1 1, फिर लॉक किया A 0 से, है ना, इक्वल टू कोलिनियर बोला है ना, तो कोलिनियर है तो 0 के बराबर होगा। अगर कोलिनियर है तो 0 होगा ना एरिया, एरिया 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया अगर 0 होगा, बात समझ में आई? एरिया ही 0 होना है ना। तो अब मैं इसको स्टेयर मेथड से कैसे लिखूंगा? हाफ, अब ध्यान से देखो, AB इंटू 0,
ए बी माइनस जीरो प्लस प्लस ईयर कंप्लीट, फिर 0 × 1 माइनस बी, तो 0 माइनस बी, फिर प्लस, फिर 1 × 0 माइनस ए, तो 1 × 0 यानी 0 माइनस ए, ये वैल्यू 0 के बराबर है ना। तो यहाँ से कितना आया, हाफ भी उधर भेज दो 0 में, तो यहाँ से बचा ए बी माइनस का बी माइनस का ए इक्वल टू 0, तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ए बी को उधर भेज दी, तो इधर 1 ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, यहाँ से ए और ए गया, यहाँ से बी भी गया, तो क्या बचा बेटा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। देखो आ गया ना आंसर, सीधा आंसर आ रहा है, नहीं आया समझ, यहाँ तक क्लियर है ये। आगे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन लिखो फिर से। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द ए पॉइंट ए, क्वेश्चन है ए पॉइंट ए divides the joint P -5,1 and Q 3,5 in the ratio k/1, in the ratio k/1. Find the value of k, find the value of k for which area of triangle ABC, where B 1,5, C 7,2 and D C and is 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया गिवन है ट्रायंगल का, है ना, तो के की वैल्यू पूछा है, राइट। बोला है कि ए पॉइंट जो है ना लाई कर रहा है किस लाइन के ऊपर, पहले इसका डायग्राम बनाओ। कभी भी कोनिक सॉरी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर आप डायग्राम बना लिए ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको लगे यार 50% काम हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट ए डिवाइड्स द ज्वाइंट पॉइंट पी एंड क्यू। तो ऐसा देखें, ए पॉइंट ए है ये, और ये किसको डिवाइड करता है, ज्वाइंट पॉइंट पी और क्यू को। तो मान लेते हैं ये पी है, पी पॉइंट कितना है -5,1, और क्यू पॉइंट पहले उधर बना दे, थोड़ा सा जगह चाहिए यार, है ना। मान लो ये है हमारा ए पॉइंट, और ये ज्वाइन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये ए पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट कितना है -5,1, पी पॉइंट है -5,1 एंड क्यू पॉइंट है 3,5 इन द रेशियो k/1। ए पॉइंट ए डिवाइड्स द ज्वाइंट पॉइंट पी एंड क्यू इन द रेशियो k/1। ओके, k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए यहाँ पे है तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म करवा रहे हैं, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ के हम ले आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, राइट। तो बी इक्वल टू क्या है बेटा, बी है 1,5 और सी क्या है, सी हमारा है 7,2। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया। ए ये है और बी, ए को निकालेंगे ना के फॉर्म में। खैर अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा, एरिया गिवन है, ओके पूछा नहीं गिवन है, तो जब भी एरिया गिवन हो तो वी हैव टू टेक प्लस माइनस साइन। चलो अब ध्यान से देखो, पहले तो ए वर्टेक्स निकालो इन द फॉर्म ऑफ के। तो ए का वर्टेक्स क्या होगा बताइए, ए का वर्टेक्स होगा सर के इधर और 1 इधर से साथ, तो ए का वर्टेक्स क्या होगा 3k प्लस या -5, 1 × -5 अपॉन k + 1, और इधर होगा 5k + 1 अपॉन k + 1। चलो यहां तक तो बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अब मेरे को एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स मालूम है, जिसमें से एक वर्टेक्स हमारा इन द फॉर्म ऑफ k है, जिसका एरिया गिवन है। एरिया क्या है 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया अगर 2 स्क्वायर यूनिट्स है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला वर्टेक्स है हमारा 3k - 5 अपॉन k + 1, ठीक है। फिर 5k + 1 अपॉन k + 1, फिर 1, ध्यान से देखना ये, फिर दूसरा 1 5 1, फिर तीसरा 7 2 1, और इक्वल टू, चूंकि एरिया ही गिवन है तो टेक प्लस माइनस साइन। पहले बताओ यहां तक समझ में आया।
यहाँ तक करने के बाद अब गौर से देखना, यहाँ पर मैंने ना एक काम कर रहा हूँ, k+1 से मल्टीप्लाई और k+1 से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने k+1 से मल्टीप्लाई किया और k+1 से डिवाइड कर दिया। चूंकि रो 1 में 1/k+1 सबके पास है तो मैंने इसको कॉमन बुला के बाहर बुला ली। अब ऊपर क्या बचा, 3k-5, फिर 5k+1, फिर k+1, और यहाँ पर 1 5 1 7 2 1 इक्वल टू +-2। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो 1/2 k+1, 1/2, ओहो 1/2 k+1, 1/2 k+1 है ना। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं अब इसको। 1/2 k+1। अब यहाँ पे देखो और क्या क्या है उधर, उधर है हमारा, उधर क्या क्या है अब, उधर तो एक है 3k-5 3k-5, 5k+1, 3k-5, 5k+1, 3k-5, 5k+1, और इधर है k+1, राइट। और नीचे, नीचे है हमारा 151,721, 151,721 है ना। तो 151,721 बस, और इसका एरिया है +-2। यहाँ तक सही है क्या। अब देखो एक काम करते हैं, अब 1/2 k+1, अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। पहला 3k-5 को बाहर बैठाया, इसका क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 5-2। अब इतना सारा क्वेश्चन कर लिए तो आता ही होगा अब तो। फिर माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये तो प्लस माइनस प्लस वाला है ना, माइनस वाला है। फिर इसका माइनर इस रो इस कॉलम को बोला तो 1-7, फिर प्लस का साइन के साथ k+1, फिर इसका माइनर 1 × 2 2-35। चलो यहाँ तक भी सही है, इक्वल टू +-2। चलिए यहाँ तक बराबर है सर, यहाँ तक तो सही है। आगे देखो, यहाँ पर देखो 1/2 k+1। अब इसको देखो 5-2 3, तो ये क्या हो गया 9k माइनस का 15, फिर 1-7 -6, तो माइनस माइनस प्लस 30k+6, हाँ प्लस है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर 2-35 आ रहा है ना, 2-35 मतलब माइनस का 33, तो माइनस का 33 तो -33 के -33, ये आया +-2। आगे चलते हैं फिर से, तो यहाँ पर क्या बना 1/2 k+1, यहाँ पर देखो 30 9 39 -33 मतलब 6k है ना, 6 -13 मतलब ये हो गया -9 30, यानी माइनस का 9 3 12 माइनस का 42 इक्वल टू +-2। ठीक है, इसमें से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा या 3, 3, हाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लिया 3 कॉमन, तो 3/2 k+1। ऊपर में क्या बचा बेटा, ऊपर में है हमारा 3 कॉमन ले लिया तो 2k -14 इक्वल टू +-2। अब अपन एक काम करते हैं, अब देखो 2k -14, ओके तो ये तो पूरा ही बाहर आ गया। 6 ही कॉमन ले लो फिर, है ना, 6 कॉमन लेते हैं। तो 6 अगर कॉमन लेते हैं ऊपर में, तो 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, k-7 अपॉन नीचे 2 है और इधर है k+1 इक्वल टू +-2, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से हो गया k-7 अपॉन k+1 इक्वल टू +-2/3। अब सॉल्व कैसे करोगे, आ गया आंसर, k-7 अपॉन k+1 इक्वल टू या तो सर 2/3 होगा, और k-7 अपॉन k+1 इक्वल टू सर या तो माइनस का 2/3 होगा। दो केस बनेंगे है ना k के ऊपर। तो अब k-7, तो यहाँ से हो गया 3k क्रॉस मल्टीप्लाई -21 इक्वल टू 2k+2, तो 3k -2k k इक्वल टू 23 होगा सर, या इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3k -21 इक्वल टू -2k -2, तो -2 के इधर आके प्लस का 5k, प्लस का 5k, और उधर जाके 21 -2 मतलब 19,
तो k इक्वल टू 19/5 होगा। यही दो आंसर हमारे को हो सकते हैं, 19/5 या 23। आगे चलें, 90/5 या 23। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलो आगे, अगला। अब बेटा अपन चलते हैं कुछ, एक क्वेश्चन लास्ट, कोलिनियर का बताओ केस क्या होता है, फिर एक जेई का क्वेश्चन करके लेक्चर को क्लोज करें। अब कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है, इफ ए लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, बी 3 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा एंड सी 3,1 आर कोलिनियर, देन लैम्डा इक्वल टू व्हाट, है ना। तो लैम्डा का कंडीशन, कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, एरिया 0 होना चाहिए। तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 3 लैम्डा 1 3 1 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से देखो लैम्डा उम्डा कुछ कॉमन है नहीं, राइट। तो 1/2 लैम्डा में 3 लैम्डा -1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, देख लो ये याद रहेगा तो फट से आंसर आएगा। अब देखना माइनस का 2 लैम्डा, इसका 3 लैम्डा माइनस का 3 प्लस का 1, इसके साथ क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा, बात समझ में आई, इक्वल टू 0 ये आएगा। हाफ को उधर भेज दिया तो वो तो 0 में ही चला गया ना बेटा। तो ये इधर क्या बना, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा, बात समझ में आई, माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा, वापस से इक्वल टू 0। अब देखो ये से ये गया तो ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो तो 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0, या तो लैम्डा सर 0 होगा या तो लैम्डा 7/3 होगा, बोलो सही है। या तो लैम्डा 0 होगा, एक बार मिला लेना, है ना, लैम्डा 0, आंसर क्या है इसका, लैम्डा 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 3 लैम्डा 1, है ना। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे लैम्डा यहाँ पर क्या बना, 6 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ठीक है ना, -6 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा और माइनस का 6 लैम्डा, -6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा और 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा, ये भी है। एक मिनट कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। 3 लैम्डा स्क्वायर हाफ 3 लैम्डा -1 3 लैम्डा -1 3 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -1 तो कॉमन आ रहा है इसमें से ना, 3 लैम्डा -1 बेटा कॉमन आ रहा है, देखना 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा, ये भी सही है। 3 लैम्डा माइनस यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर ना 3 लैम्डा -1 कॉमन आ रहा है, जल्दीबाजी में गलती हो गई। चलो इधर देखो, यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लैम्डा इंटू 3 लैम्डा -1 माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 6 लैम्डा इंटू, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, है ना, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 1, तो 6 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा -1 आएगा ना, नहीं नहीं सही है आंसर वही है। खैर देखो आंसर बिल्कुल सही है वो, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखना, हाफ 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 लैम्डा स्क्वायर, हाँ यहाँ पे गड़बड़ था, -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 6 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हाफ तो उधर चला गया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से देखिए हाफ उधर चला गया तो 3 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस लैम्डा प्लस, अच्छा ये भी चला गया, तो माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0, यानी ये हो गया सर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कॉमन ले ली तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो या तो लैम्डा 0 होगा, लेकिन लैम्डा 0 होगा क्या, लैम्डा 0 होगा क्या, लैम्डा अगर 0 हो गया तो 2 पॉइंट सेम हो जाएंगे, है ना, अगर लैम्डा 0 हो गया तो 2 पॉइंट सेम हो जाएंगे
और दो पॉइंट अगर सेम हो गए तो मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। मतलब अगर लैम्डा 0 हो गया तो ए और बी तो एक ही पॉइंट हो गया ना यार, तो इसको मान लो पी पॉइंट है और इसी पर दो पॉइंट से कैसे ट्रायंगल बनेगा, तो लैम्डा तो 0 नहीं होगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, -1/3। लैम्डा क्या होगा, -1/3। चलो अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो जेई का है आज, वो करवाते हैं अब। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, क्वाड्रेटिकल वाला है ये, एरिया निकालना है, आ ही जाएगा तुम्हारे को। अब इतना सारा क्वेश्चन करा दिया यार, स्टेयर मेथड से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है लेट द लाइंस 3x - 4y, है ना, लेट द लाइंस 3x - 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, बी कॉन्कुरेंट। तो पहले तो लाइन कौन कौन सी है, लाइन 1 है हमारी 3x - 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। लाइन 2 क्या है, 8x - 11y -33 इक्वल टू 0। और लाइन 3 क्या है बेटा, लाइन 3 है हमारा 2x - 3y प्लस का p इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का p इक्वल टू 0। बी कॉन्कुरेंट, ठीक है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, अगर कॉन्कुरेंट है, पहले इसका कंडीशन लिख रहे हैं, फॉर कॉन्कुरेंट कंडीशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट उसका 0 होता है। तो ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 0 किसकी होगी, 3 - 4 माइनस अल्फा, हम लोग जो भी लिखे हैं प्लस साइन के साथ लिखे हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 लिखा है, उसके हिसाब से a1 b1 c1 लिखा है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा लिखेंगे। ऐसे ही 8 - 11 माइनस का 33, 2 माइनस का 3 और प्लस का p इक्वल टू 0 है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। ये कॉन्कुरेंट है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना हो सकता है सॉल्व कर लें। तो 2 - 3 की p की वैल्यू निकाल लें, नहीं सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां से देखो तो ये प्लस माइनस प्लस से इसको सॉल्व कर लेता हूं। ध्यान से देखना, जल्दीबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना है, फिर बाद में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखो 3 इसके साथ माइनर इसका क्या है, ये वाला, तो -11p, और ये देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस, ध्यान से 99, है ना, माइनस का 11p, देख रहे हो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा, तो एक माइनस तो पहले से है और ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए, राइट। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो अगला चलें, अब अगला देखिए, फिर माइनस माइनस प्लस का 4, अब इसका माइनर बोले तो ये वाला, ये प्लस और ये माइनस, तो 8p और माइनस माइनस प्लस का 66 33 इंटू 2। चलो ये भी हो गया, आगे चलते हैं। आगे प्लस माइनस यानी माइनस का अल्फा, इसका माइनर क्या होगा बेटा, 8, ये प्लस और ये माइनस, आ रहा है समझ में, ये प्लस और ये माइनस, अल्फा के साथ ये रहेगा, तो माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 22 इक्वल टू 0 है सर। यानी इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, एक रिलेशन इधर से लिख लेते हैं ना, माइनस का 33p, सॉरी माइनस का 33p, ठीक है, फिर माइनस का 9 × 27 28 297, फिर प्लस का 32p 8 × 32, फिर प्लस का 6 × 24 25 26 264, फिर माइनस माइनस प्लस का 24 अल्फा, ठीक है, फिर माइनस का 20 माइनस प्लस माइनस का 22 अल्फा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन में लिख लो, इसको सॉल्व करके कांस्टेंट टर्म को जोड़ लीजिए, ऐसा इक्वेशन उसको अपने को दिमाग में बैठा लेंगे, है ना। फिर अगला कंडीशन अभी तक यहीं तक पड़ा है, इससे एक कंडीशन बन रहा है हमारा। तो देखो 20 90, मोबाइल कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखो हमारे को, हाँ पहला है 264 -267, 264 माइनस का 267 कितना हो गया, माइनस का 3, ओह सॉरी 297 है ना, 264 माइनस का 297 हो गया माइनस का 33, तो ये हो गया माइनस का 33 कांस्टेंट वाला, है ना, ये और ये। अब देखो माइनस का 33p प्लस का 32p, तो माइनस का p, 24 अल्फा माइनस 22 अल्फा प्लस का 2 अल्फा,
इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 2 अल्फा माइनस का p इक्वल टू 33। एक इक्वेशन तो आ गया बेटा, 2 अल्फा माइनस का p इक्वल टू 33, 2 अल्फा माइनस का p इक्वल टू 33, 2 अल्फा माइनस का p इक्वल टू 33। चलो एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, अब इसको पढ़ो गौर से। फिर बोला है इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2, देखो अभी इमेज पढ़ा नहीं है लेकिन हम क्वेश्चन कर लेंगे, तेरे को समझा दूंगा। इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2, इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2, तो एक पॉइंट है 1,2, मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पर P 1,2, इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 एलोंग द लाइन, कोई लाइन है इस लाइन के एलोंग। अब ध्यान से देखो, अगर ये लाइन है, ध्यान से देखना, अगर ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट along the line 2x minus 3y plus p, 2x प्लस 3y, ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस p, 2x प्लस 3y प्लस p, है ना, 2x प्लस 3y, गलत, 2x माइनस 3y प्लस p, 2x माइनस 3y प्लस p इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर है। और इसका जो इमेज बन रहा है ना बेटा, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इसका बन रहा है 57/13 माइनस 14/13, 57/13 और माइनस 14/13, 57/13 और माइनस 40/13। एक बार मिला लो सारा कुछ, 57/13 माइनस देन अल्फा इंटू पी पूछा है। खैर अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, घर में अपन मिरर देखते हैं, जब इमेज देखते हैं तो इमेज क्या होता है, मान लो ये मिरर है हमारा, है ना, हम इसके सामने खड़े हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज भी तो पीछे ही बनेगा ना 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मतलब P पॉइंट और ये मान लो Q पॉइंट है, इसका इमेज मान लो R पे बन रहा है, तो R पॉइंट क्या होगा, PQ का मिड पॉइंट होगा, यानी ये 1:1 रेशियो में कट करेगा। कोई इमेज का फॉर्मूला होता है y x माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला से हम नहीं जाना चाह रहे, राइट है। तो इस कारण ये 1:1 के रेशियो में कट करेगा। तो ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो पहले। R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन रेशियो में निकालेंगे तो क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर 1 इधर, तो 57 x1 प्लस x2 बाई 2, और ऐसे ही y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसा बनेगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो 57 प्लस 13 मतलब 57 प्लस 13 कितना होगा, 57 प्लस 13 हो गया हमारा 70, 70/2 35, तो ये तो बेटा 35 आ गया, है ना, 35। और इधर माइनस 14 प्लस 26, माइनस 14 प्लस 26 मतलब ये हो गया माइनस का 14, माइनस 14/2, ये हो गया माइनस का 7, आया समझ में। तो ये 35 कॉमा माइनस 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 इंटू 35 माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस का p इक्वल टू 0, तो 70 प्लस 21 प्लस का p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना हुआ, p इक्वल टू हो गया माइनस का 91, p इक्वल टू माइनस का 91। जैसे ही p की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, p की वैल्यू आ गई 2 अल्फा इक्वल टू 33 प्लस का p, तो 33 प्लस 91, तो कितना आया 33 प्लस 91, 3 1 4 और 9 3 12 मतलब 124, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 62। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अल्फा इंटू पी, अल्फा इंटू पी, एक बार अल्फा की वैल्यू मिला लो क्या आया है, एक बार अल्फा की वैल्यू क्या आई है मिला लेते हैं। हाँ ठीक है ना, यहां पर देखिए, ये एक मिनट यहां पर देखना, सही है, 2x माइनस 3y प्लस पी, तो 2 इंटू 2x, एक्स कितना है 35 माइनस 3y, 3 इंटू माइनस 7, पहले ये सही है ना, 57 प्लस 13 x1 प्लस x2 बाई 2, तो 57 प्लस 13 70 बाई 57 प्लस 13 70, ओहो हो गड़बड़ यहीं पे है, 57 प्लस 13, ये देखो 57 प्लस 13 17/26 आएगा ना बेटा, 57 प्लस 13 70, 70/26, और इधर कितना आ रहा है माइनस 14 प्लस
26 माइनस 40 प्लस 26 माइनस का 14 बाई 13 इंटू 2, है ना, यानी ये भी 26 माइनस 14 इंटू 26। तो जो ये है ना, ये है 70/26 कॉमा माइनस 14/26। हाँ ये अब सही है, ठीक है ना, ये आएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ से वापस से वैल्यू पुट करो, ये सारा अपन करते हैं यहाँ तक। फिर देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही तो लाइज कर रहा है। जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है तो ये वाली पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 70/36, सॉरी 26, माइनस 3 इंटू माइनस 14/26 प्लस का p इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 70 दूना 140/26 प्लस 42/26 इक्वल टू माइनस का p। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है 140 प्लस 42 यानी 182। p इक्वल टू 182 माइनस साइन उधर भेज दिया अपॉन 26 यहां तक सही है। तो इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, तो 182/26 कैंसिल हो रहा है क्या, 182 डिवाइड बाई 26, 7 से सीधा 7 से जा रहा है। अच्छा सा नंबर आ गया, p की वैल्यू आ गई -7। चलो p की वैल्यू आ गई -7, p की वैल्यू यहाँ चिपका दें 33 -7। तो ये हो गया बेटा 33 -7 बोले तो 26। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 26/2 मतलब 13। अब हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ अल्फा इंटू पी। तो मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा इंटू 13 इंटू -7 मतलब माइनस का 91। तो मॉड के अंदर है तो 91 बाहर आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखना, 91, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलो सही है यहाँ तक। तो अब ये टॉपिक हमारा एक तरीके से देख लो, कॉन्कुरेंट का अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो आराम से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, राइट, है ना, बात समझ में आई। और इमेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, तो अपन फॉर्मूले में नहीं जाएं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर यही चीज तो खास है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो अननेसेसरी जो याद बिना किए हुए भी कर सकते हैं ना, उसको अपन दिमाग में बैठा लें लॉजिकली या कंसेप्ट, है ना, जैसे ऑर्थोगोनल का भी तो फॉर्मूला था। और बात समझ में आई। तो इस तरीके से ना अपन एक तरीके से फॉर्मूले को जहां जहां इग्नोर कर सकते हैं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने तरीके को चेंज करो। बात समझ में आई ना, आप लर्निंग की तरफ, क्रैमिंग की तरफ नहीं भागो, कंसेप्ट की तरफ भागो बेटा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना, और आप लॉजिक सही लगा पा रहे हैं तो आंसर आएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे खास बात क्या है कि आप फिगर जरूर बनाइए, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब रिप्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हो। बोलो आपने 50% क्वेश्चन तो ऐसे डिकोड करके रखा हुआ है, फिर तो लॉजिक ही लगाना है कि यार ये लाइन है, ये है, ऐसा कुछ करे, क्या करें, तो फिर लॉजिक दिमाग में काम करता है। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के एक बार ज्योमेट्रिकल फिगर जरूर बनाने की कोशिश करो। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा ही नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये सबको पता है कि यार प्रैक्टिस का ही गेम है, तुम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, है ना। जो कुछ भी बनना चाहते हो ना वो चीज आज से सोचना पड़ेगा कि यार हमारे को आईटी में जाना है, तो आईटी में जाना है तो आज से थोड़ा सा फील लो ना कि हम आईटी में जाएंगे, वहां पे सारे बच्चे कैसे होंगे, उस एटमॉस्फेयर के साथ हमारे को रहना है। तो अपन अगर वहां पे सारे बच्चे ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, तो अपन आज से ही क्यों ना अच्छा बन बन के उस मेहनत कितने तरीके से लोग वहां पहुंचे होंगे, कितना मेहनत करके पहुंचे होंगे। आप आईटी में जाना चाह रहे हो, अच्छी बात है। आप बोर्ड में 95% नंबर लाना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचने से नहीं होगा ना, 95% नंबर लाने के लिए लोग जो लाएंगे वो क्या क्या कर रहे होंगे, उसके पैरेलल कहीं ना कहीं आपको भी चलना पड़ेगा, है ना। उसके पैरेलल में कहीं कहीं आपको भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आई ना। आप अभी सो रहे हो तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, तो मतलब मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए। और थोड़ा सा मेहनत करो कंसिस्टेंट के साथ, विद इन सिलेबस में रख के। ऐसा नहीं वो चीज आलतू फालतू पढ़े जा रहे हो, सिलेबस में अनइम्पोर्टेंट है, इतना जरूरत नहीं है उसको पढ़ रहे हैं। और लॉजिक के साथ रहो, क्रैमिंग नहीं करने। आईटी की तैयारी करे तो क्रैमिंग तो नहीं चलेगा यार। बात समझ में आई। खैर लेक्चर को क्लोज करें अब, तो लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो आज बस इतना ही। अगला लेक्चर जो होगा ना वो होगा आपका लोकस, लोकस एंड इस इक्वेशन। बात समझ में आई। अगला लोकस हम लोग करेंगे, तो इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब स्ट्रेट लाइन मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलो लेक्चर को क्लोज करते हैं बेटा। जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई यूट्यूब पे ऊपर जाके सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता जाए,
है ना, जो भी हम लोग वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें अपलोड करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ओके। और हम लोग बहुत जल्द से जल्द +2 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से अपना कोर्स लेके आने वाले हैं, है ना, मार्क्स बूस्टर कोर्स। उसके अंदर बेटा हम लोग हर चैप्टर को मैक्सिमम 4 डेज में, एक चैप्टर को मैक्सिमम 4 डेज यानी 4 लेक्चर में फिनिश करेंगे, थोड़ा सा फास्ट। टोटल 13 चैप्टर है, यानी 45 डेज का सिलेबस बनेगा। जैसे एलपीपी है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, इस तरीके से मतलब टोटल हमारे को 45 लेक्चर में वो सारे +2 वाले कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने +2 में मार्क्स अपना बूस्ट करना है वो कोर्स आप ले सकते हो। और अच्छे अच्छे, है ना, आप पहले हम लोग 45 डेज क्या करेंगे, देखो प्लानर क्या है हमारा, मेरा जो प्लान है वो ये है कि पहला 45 डेज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहला 45 डेज हम लोग करने वाले हैं कि आपको हर चैप्टर के पहले एक ब्रीफ समरी दे दें। 45 डेज ब्रीफ समरी यानी रिवीजन विथ P/Q, विथ P/Q, विथ P/Q, ये 45 डेज चलेगा। मतलब लगभग ये हमारा कोर्स 10 नवंबर से लेके, है ना, हमारा 25 दिसंबर तक चलने वाला है, राइट, ज्यादा से ज्यादा 1 जनवरी तक। उसके बाद हम लोग फिर 15 दिन और जो इन बिटवीन रहेगा डाउट आपका लेंगे, है ना। फिर मेरा दूसरा फेज है जो 16 जनवरी से स्टार्ट होना है, 16 जनवरी से लेके 10 फेब तक, क्योंकि पेपर आपका 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है। इस बीच में हम लोग यहाँ पर हर दिन एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे मिल के। आपको ग्रुप में पहले ही एक सैंपल पेपर भेज दूंगा, वो सैंपल पेपर आप घर पे ट्राई कर लेना, कोशिश कर लेना बैठ के बिल्कुल एग्जाम मोड के अंदर। और फिर यहाँ पर वो क्वेश्चन हम लोग सैंपल पेपर के सारे यहाँ पर 1 बाय 1 करेंगे। सोचो 16 से लेके 10 तक लगभग 20-25 जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल के या 5 साल के, वो कर लेंगे। फिर जितने भी वेरियस टाइप से एग्जाम आइडिया और जो भी बुक है उससे सैंपल पेपर जितने होंगे वो कर लेंगे। यार बेटा मोर देन सफिशियंट है, फिर तो कुछ नहीं छूटता। क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं। जो +2 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट के 45 डेज हम लोग ब्रीफ समरी विद P/Q, है ना, हर एक लेक्चर हर एक चैप्टर 4 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेटेज, मैक्सिमम 4 डेज मिनिमम 1 डेज। जैसे एलपीपी 1 दिन का लेक्चर है वो, ठीक है। दूसरा फिर 16 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक पर डे एक सैंपल पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा वो सैंपल पेपर आपके ग्रुप में भेज के पहले आपसे सॉल्व करवा लेंगे, फिर अपन एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल एग्जाम मोड के अंदर, शॉर्ट ट्रिक्स या जितना भी हो सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग बोर्ड की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जेई का भी पेपर आने वाला है, जेई मेंस का। तो एक बैच हमारा जेई का तो चल ही रहा है और एक प्रॉपर बैच हमारा +2 बोर्ड वाले के हिसाब से रन होने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर को अब क्लोज करता हूँ। जल्दी से जल्दी जाके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू।